बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूँ माया खान और मैं हूँ शाहजेब अहमद और आप हमारे साथ हैं इस वक्त 92 HD के बेहतरीन सुबह सवेरे पाकिस्तान में हमारे साथ। एंड वंस अगेन शाहजेब, वेरी गुड मॉर्निंग। और वेरी गुड मॉर्निंग टू यू टू। और सबसे पहले सुबनामे की तरफ बढ़ने से पहले एक हरफन मौला है, एक बहुत अच्छी होस्ट है, हमारी बहुत अच्छी दोस्त है, आप सबकी बहुत अच्छी दोस्त है, उनकी आज सालगिरह है। वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू सो मच, सो स्वीट ऑफ यू। ये सब मेरा सरप्राइज जो है ना, मुझे पता ही नहीं था। मैंने कहा ये किसकी बात कर रहा है, सुबनामा की बारी थी। उम्र के बारे में आपसे नहीं पूछूंगा, उनके खवातीन की उम्र नहीं पूछते, लेकिन फिर भी मैं आपसे प्रोग्राम के बाद पूछूंगा। तो अब सुबनामा का आगाज करते हैं। सुबनामा का आगाज करते हैं। और शाहजेब, अच्छी अच्छी खबरें भी आ रही हैं आज पाकिस्तान के हवाले से। बिल्कुल, बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं। और सबसे पहले आपको यही बताएं कि मुल्क की तारीख में पहली बार कौमी सलामती पॉलिसी मंजूर हो गई है, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की मंजूरी दे दी गई है। और अब इसे आज काबीना इजलास में पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ था, जिसमें ये मंजूरी दी गई है। तो वह बहुत अच्छी खबर है, बहुत अहम खबर है। और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ये वाज़ेह किया है, साफ साफ कहा है कि तमाम दाखिली और खारजी खतरात से निमटने के लिए हम भरपूर सलाहियत रखते हैं, पूरी सलाहियत रखते हैं। That's amazing. I think पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए बहुत अच्छे इकदाम हैं और हमारे मुल्क की सरहदों पे भी इसका बहुत पॉजिटिव एक तारीखी कदम है। तारीखी कदम है। अगर हम तारीखी कदम की बात करें तो एक और तारीखी कदम की बात आ गई है। मतलब महंगाई बढ़ते पे बढ़ती चली जा रही है। 350 अरब की जो छूट होने वाली थी टैक्स पर, वो अब वापस बिल्कुल टैक्स छूट वापस लेने का तरमीमी फाइनेंस बिल जो है वो आज कौमी असेंबली में पेश किया जाएगा। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब महंगाई में इजाफा होगा। मुख्तलिफ सेक्टर्स में मुख्तलिफ अशिया जो हैं वो महंगी हो जाएंगी। जाहिर है जब टैक्स छूट खत्म कर दी जाएगी तो फिर महंगाई तो होगी। I have no idea एक आम आदमी कैसे सर्वाइव करेगा शाहजेब इन सिचुएशंस में। और इसके बाद स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का बिल भी फाइनेंस बिल के साथ असेंबली में पेश होगा। तो ये जिक्र हो गया इन फाइनेंस बिल्स का। और अब आपको ये बताते हैं कि शौकत तरीन ने बतौर वफाकी वजीर खजाना हल्फ उठा लिया है। वजीर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने यह हल्फ लिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुशीर खजाना को सेनेटर मुंतखब कराने के बाद वफाकी वजीर खजाना अब बना दिया है। और ये सारी खबरों की बातें हो रही हैं। खबरों की बातें हो रही हैं। और अब खबरों की बातें हो रही हैं तो अब ये भी बताएं कि क्या कराची भीगा, क्या ठंडी हवा चली, क्या खूबसूरत मौसम रहा। मुझे लग रहा था मैं पंजाब में या इस्लामाबाद साइड पे हूँ। है शाहजेब? बिल्कुल, मौसम कल बहुत मुख्तलिफ था कराची का। ऐसा मौसम कराची में देखने को बहुत कम मिलता है। कभी नहीं देखा। बहुत खुश थे। और इवन जैसे कि माया जिक्र कर रही थी कि ट्रैफिक में फंसी हुई थी, लेकिन फिर भी बहुत खुश थी। और कोई बात नहीं, 1-2 घंटे गुजर जाएं सड़कों पर, गुजर जाएं। और इतना अच्छा लग रहा था क्योंकि वेदर कभी इस तरह देखने में धुंध हल्की सी, ठंड भी हो रही थी, बारिश भी हो रही थी। तो मौसम बहुत ही बिल्कुल डिफरेंट कराची वालों के लिए। ये किसी नेमत से नहीं था कम कि हमने इस तरह का विजन देखा। मैंने कहीं पानी भरा हुआ भी नहीं देखा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन रश था। ऑब्वियसली वो बारिश में जरा स्लो हो जाती है ट्रैफिक, बट देन अगेन नॉट ओनली कराची, पूरे पाकिस्तान का मौसम जो है वो खुशगवार हो चुका है। जैसा कि आप कह रही हैं कि जो ट्रैफिक का दबाव है बढ़ जाता है बारिश में। लोग ज़ाहिर स्लो ड्राइव कर रहे होते हैं तो वो ट्रैफिक बढ़ जाती है, लेकिन कोई ट्रैफिक ब्लॉकेज एज सच नहीं हुई। और जैसे कि पानी खड़ा होने का बहुत ज्यादा खौफ था कि भाई ये ना हो कि सारा दिन बारिश होती रहे तो पूरा कराची डूब जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सूरत हाल बेहतर रही, ठीक रही। कुछ इलाकों में, कुछ गलियों में पानी हो जाता है, वो तो हमें बर्दाश्त कर लेना चाहिए। इतनी खूबसूरत जब मौसम हो तो खैर होती है। अच्छा शाहजेब, मरी, एबटाबाद, नथिया गली, इन तमाम इलाकों में और जितने भी दीगर इस तरह के इलाके, वहां पर बर्फबारी भी शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, सफेद चादर ओढ़ ली है, जो हम कहते हैं ना न्यूज में, सफेद चादर ओढ़ ली है। अगर नथिया गली की बात करें और वहां पर एबटाबाद में, मुख्तलिफ इलाकों में जो बला इलाके हैं पाकिस्तान के, वहां पर बर्फबारी जारी है, बारिशें भी हो रही हैं और सर्दी की जो शिद्दत है वो बढ़ती जा रही है, उसमें इजाफा होता जा रहा है। यानी कि अब वहां पर जाना भी चाहिए। लेकिन जब भी कराची में बारिश आती है बहुत चीजें मुतासर होती हैं, लाइफ मुतासर होती है, कारोबार मुतासर होता है, जगहें बंद हो जाती हैं। इस बार कायद के शहर का क्या हाल हुआ बारिश होने के बाद, आइए आपको दिखाते हैं। शराज अहमद हमारे रिपोर्टर 92 न्यूज़ HD के, दिखाइए कि इस बार क्या हालत। उनसे हम जान लेते हैं। शराज अहमद से हम यही जानेंगे कि हमेशा ये कहा जाता है ना कि जब ज्यादा बारिश होती है ज्यादा पानी आता है, तो बारिश तो कल अच्छी खासी हुई है, सुबह से लेकर रात तक बारिश का सिलसिला चलता रहा है वक्तन फवक्तन। तो उसके बाद सूरत हाल शहर की क्या है, शहर कायद में सड़कों का क्या हाल है, यही जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे से। आप जिक्र करिए, शराज अहमद हमारे साथ मौजूद है। शराज, बहुत शुक्रिया। शराज, बताइएगा क्या सूरत हाल है ओवरऑल शहर की। और हम देख रहे हैं कि हमें तो कहीं पानी ऐसा नजर नहीं आ रहा, क्या वाकई ऐसा ही है, सड़कें साफ है?
जी बिल्कुल, शहर कायद में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश के बाद हमने देखा था कि सड़कों पर कहीं कहीं पानी खड़ा हो गया था, जबकि शहर की अहम शाहराहों पर भी हमें पानी नज़र आ रहा था। और दौरान बारिश जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर हमें बारिश का जो पानी है वो जमा हुआ नज़र आया, जिसकी वजह से शाम के औकात में ख़ास करके जब बारिशें हुई थी तो उससे ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई। ताहम KMC और DMC के जो हुकाम हैं उनकी जानिब से जब जो काम किया जा रहा था निकालने का, इसके अलावा हल्की हल्की बारिश जो हो रही थी उस वजह से ज़्यादा जो है वो मुतासिर नहीं हुई थी सड़कें, और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो पानी जमा हुआ था वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही निकल गया। और इस वक्त जो सूरत हाल है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रही है, क्योंकि शहर के रिहायशी इलाके हों या शहर की अहम शाहराहें इस वक्त मुकम्मल तौर पर जो है वो क्लियर ज़रूर नज़र आ रही हैं। लेकिन वो इलाके जहाँ पर सड़कें नहीं हैं या सड़कें खस्ता हाली का शिकार थी, वहाँ गंदगी और कीचड़ की जो सूरत हाल है वो हमें दिखाई दे रही है। खास करके रिहायशी इलाके जो हैं वो बारिश के बाद सबसे ज़्यादा हमें मुतासिर दिखाई दिए। अलबत्ता जो शहर की अहम शाहराहें हैं जिसमें शाहराह फैसल, रेजिना रोड, इसके अलावा यूनिवर्सिटी रोड, एयरपोर्ट, इन शाहराहों पर जो है रात गए पानी जो जमा हुआ था उसे निकाल लिया गया है। और इस वक्त शहर की जो अहम शाहराहें हैं वहाँ पर खुश्क हमें दिखाई दे रही हैं और ट्रैफिक की रवानी भी रवा दवा है। इसके साथ साथ एक हैरत अंगेज बात हमें ये भी नजर आई कि कल होने वाली बारिशों में बिजली की लोड शेडिंग जो है वो देखने को नहीं मिली, क्योंकि अमूमन यही होता है कि जरा सी कतरे पड़ते हैं बारिश के और कई घंटे जो है वो बिजली गायब हो जाती है। लेकिन कल सूरत हाल कुछ बेहतर दिखाई दी। नहीं हुआ, बिजली भी आती रही, बिजली भी नहीं गई, तो इस तरह की खबरें तो बहुत अच्छी हैं कराची वालों के लिए। और क्या ये भी कहा जा सकता है कि ये पानी खुद ही निकल गया, या DMC और KMC की जो टीम थी उन्होंने बहुत अच्छी कोशिश की और जल्द से जल्द पानी को शहर से निकाला? जी, गुज़िश्ता कई माह से हम देख रहे थे कि नालों की सफाई और ख़ास करके जो इलाकों में छोटे छोटे नाले थे वहाँ पर भी छोटी मोटी सफाइयों का जो सिलसिला था वो जारी था। हम भी उन्हें इन चीज़ों को हाईलाइट करते रहे थे और इस हवाले से हमने देखा कि KMC और DMC हुकाम जो है इस हवाले से कहीं कहीं सफाई सुथराई के जो इंतजाम हैं उनको बेहतर बनाने की कोशिश भी करती रहे। इसके अलावा गुज़िश्ता रोज़ जो बारिश हुई वो एकदम से तेज़ बारिश नहीं हुई, जैसा कि हमने पिछले सीज़न में देखा था कि कई घंटे लगातार और बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से सड़कों पर कई फीट पानी जो है वो जमा हो जाता था। लेकिन कल की जो सूरत हाल हम देख रहे हैं कि वक्फे से हल्की फुल्की बारिश हो रही थी, जो कि खुद ब खुद पानी भी निकल रहा था और जो अमला था वो भी उसे पानी निकालने की कोशिश कर रहा था मुख्तलिफ लाइनों से, मुख्तलिफ जो सेवरेज सिस्टम है उनके जरिए। इसी वजह से जो कल की सूरत हाल है वो पिछले सालों की निस्बत या पिछले महीनों की निस्बत से काफी ज्यादा हमें बेहतर दिखाई दी। ट्रैफिक की रवानी भी शहर की आपने सूरत हाल पूरी बता दी शहराज। अब इसके साथ ये बताएं कि इस वक्त मौसम कैसा है और ठंड कुछ बढ़ गई है? आपने भी जैकेट पहनी हुई है, कितना इजाफा हुआ है सर्दी में? जैसा कि हम समझ रहे थे कि कराची से सर्दी जो है वो ख़त्म हो गई है और शहरी यही समझ रहे थे कि कुछ ही दिनों के लिए कराची में सर्दी आई है, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ की बारिश के बाद अब जो है मौसम इंतहाई खुशगवार हमें दिखाई दे रहा है, जबकि ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। और इसी वजह से जिन लोगों ने गर्म कपड़े पैक करके रखना शुरू कर दिए थे अब उन्होंने दोबारा जो है वो कपड़े निकालने शुरू कर दिए, क्योंकि शहर कायद में इस वक्त जो सर्दी है वो काफ़ी ज़्यादा महसूस की जा रही है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है आज सुबह रिकॉर्ड किया गया है और उम्मीद ये जा रही है कि 1 से 2 रोज के दौरान ये सर्दी वालों के लिए बढ़ गई है। शराज अहमद हमारे साथ मौजूद थे, शहर की सूरत हाल बता रहे थे। अब कुछ रुक कर लेते हैं मरी का, गलियात का। मैं इसलिए हंस रही थी कि ये जो सर्दी की बात कर रहे हैं, अब जो मरी जाएंगे तो वहां की जो सर्दी है तो मरी में जो इस वक्त ठंड होगी ना, इमेजिन नहीं कर सकते हम कराची आइट्स। तो क्या सूरत हाल है इस वक्त मरी की और वहां पर इस वक्त सड़कों का क्या हाल है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि वहां पर बर्फबारी भी हुई है और सयाह जो वहां पर जाते हैं बर्फबारी की वजह से कुछ फंस भी जाते हैं। तो इस वक्त वहां पर क्या सूरत हाल है ये जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे सुधैर अहमद अब्बासी हमारे साथ मौजूद है 92 न्यूज के। जी बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त मरी में? जी बिल्कुल, मलका कोसार मरी में 2 दिन से जारी बर्फबारी के बाद यहाँ का जो मौसम है वो इंतहाई सर्द हो चुका है। मरी में 1 फुट और गलियात में 3 फुट के करीब जो है वो बर्फ़ रिकॉर्ड की गई है। बर्फबारी के बाद स्याहों की एक बड़ी तादाद ने यहाँ मरी का रुख किया है और मरी के इस खूबसूरत मौसम को भरपूर इंजॉय किया है। इस वक्त मरी की जो तमाम शाहराएँ हैं उनसे बर्फ़ जो है वो साफ़ कर दी गई है। मरी के जो मुख्तलिफ महकमे हैं उन्होंने स्याहों की सहूलियात के लिए हर मुमकिन इक़दामात किए जा रहे हैं। बिल्कुल
बिलखुसूस तहसील इंतज़ामिया की जानिब से असिस्टेंट कमिश्नर मरी उमर मकबूल ने बर वक्त सड़कों से अपनी निगरानी में बर्फ़ का जो सिलसिला है वो सड़कों से साफ़ करवाया है। इस वक्त भी मार रोड पर सयाह जो हैं इस खूबसूरत मौसम को भरपूर इंजॉय कर रहे हैं और इन यादगार लम्हात को अपने कैमरे की आंख में भी महफूज करते जा रहे हैं। इस वक्त अगर बात की जाए मरी के दीगर तफरी मकामात, कश्मीर पॉइंट, पिंडी पॉइंट, न्यू मरी, वहाँ पर भी सियाहों का एक बड़ा रश मौजूद है जो यहाँ के मौसम को और यहाँ के नज़ारों को भरपूर इंजॉय करते नज़र आ रहे हैं। अगर बात की जाए महकमों की तो महकमा हाईवे मशीनरी, ट्रैफिक पुलिस और दीगर जो इदारे हैं उन्होंने बर वक्त जो है सियाहों को सहूलियात फराहम करने के लिए हम वक्त रोड्स पर मौजूद रहे और इस वक्त भी सियाहों की एक बड़ी तादाद ने यहाँ मरी का रुख किया हुआ है। जी ठीक है, तो ये तो हमें अहमद अब्बासी साहब अपडेट कर रहे थे कि मरी में इस वक्त क्या सूरत हाल है, और जब सर्दी बढ़ती है माया तो मसाइल बढ़ जाते हैं। हाँ, साथ साथ ऑब्वियसली जैसे कि मैं समझ रही हूँ बिजली का, इस तरह शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह बताया कि भाई कराची में बिजली नहीं गई अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो अच्छी बात है। लेकिन गैस का जो एक इशू है जो हम मुसलसल रेस कर रहे हैं और मुसलसल उसके बारे में बात कर रहे हैं, और अब अवाम जिस तरह मुश्किलों का शिकार हो रही है, अवाम जिस तरह सवाल उठा रही है, घरों में गैस, ठीक है, जो बेसिक्स हैं, कोयला है, आपके लकड़ी है, एलपीजी सिलेंडर्स हैं, सब महंगाई 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 और बढ़ते प्राइसेस बढ़ते, और आए दिन हर रोज हम प्राइसेस बढ़ते हुए, आज खबर आई फिर और महंगा। यानी कि आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि अवाम वाकई परेशान है, और वो हैं, हम ये रोजाना आपको बताते हैं। लेकिन दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं, शहबाज गिल साहब हों, फवाद चौधरी साहब हों, वो उनके रिएक्शंस कुछ इस किस्म के ही आते हैं। अगर शहबाज गिल साहब का जिक्र कर लेते हैं, दवाई महंगी हो गई तो क्या हुआ, हाँ वो याद है, उन्होंने कहा महंगाई हो गई तो कुछ 3-4 रुपए बढ़ गए तो क्या हो गया, तो क्या हो गया, तो हमारी गलती नहीं है। लेकिन शहबाज गिल साहब ने भी कहा कि गैस बहरान तो 2009 में शुरू हुआ था, ये अभी शुरू नहीं हुआ, 2009 में शुरू हुआ था, और अवाम मुसलसल सवाल उठा रहे हैं कि बहरान कब शुरू हुआ। सवाल ये नहीं है, इतने बड़े पैमाने पर तो ही बहरान शुरू हुआ था कि लोग खाना ही नहीं बना पा रहे थे, लोगों बच्चों को खुराक नहीं मिल रही थी, ऐसा इतना बुरा तो हाल था। लेकिन यहाँ पर माया ये बताना बहुत जरूरी है कि कोई भी हुकूमती नुमाइंदा अगर अपनी गलती या ये कह सकते हैं कि जब बहरान है उसको एडमिट नहीं करेंगे और अवाम की मुश्किलात को समझेंगे नहीं, तो उसे एड्रेस कैसे किया जाएगा, वो मुश्किलात हल कैसे की जाएंगी। अगर शहबाज गिल साहब ये कह रहे हैं कि बहरान कब शुरू हुआ, ये सवाल नहीं है, सवाल तो ये है कि इससे निमटने के लिए क्या इकदाम उठाए गए। मुझे नहीं मालूम क्या इकदाम उठाए भाई, आप मुझे बात बताएं, इकदाम हमें नजर आ जाए। सीधी बात है ना, आप मुझे बताएं, आप क्या कह रहे हैं, महंगाई नहीं है, आप भी मुझे बता रहे हैं कि एलपीजी महंगा नहीं हुआ, सिलेंडर महंगे नहीं हुए, लकड़ी महंगी नहीं हुई, बिजली महंगी नहीं हुई, रोज के बेसिस पे कभी हम बिल्स लेकर आवाम के उसमें जा रहे हैं, कभी आप सिलेंडर्स की प्राइसेस पता करने जा रहे हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि आवाम को कोई चैलेंज का सामना है ही नहीं, तो फिर अब आप मुझे बताएं कि जिन लोगों के पास नौकरियां नहीं है वो इस वक्त इलेक्ट्रिक स्टोव भी कैसे अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि बिजली का पर यूनिट हर जगह बढ़ रहा है। बिल्कुल हम देख रहे हैं, और इस वक्त हम देख रहे हैं कि लकड़ी खरीदने जाएं, कोयला खरीदने जाएं, 120 रुपए कोयला आपको इस वक्त मिल रहा है, उससे भी जायद कीमत पर मिल रहा है। आप लकड़ी खरीदने जाएं वो महंगी है, घरों पर गैस नहीं है, आप सिलेंडर लेने जाएं तो उसकी कीमत में इजाफा हुआ है 2 महीने के अंदर अंदर। तो ये तमाम इजाफों के बाद हम फैसलाबाद की बात कर रहे हैं कि वहां पर लोग इलेक्ट्रिक चूल्हे इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर ये बात भी हम जिक्र कर दें कि बिजली भी तो महंगी हो गई है, तो हर महीने बिजली भी तो महंगी हो गई है, हर चीज में तो महंगी हो गई, तो आवाम को अगर इलेक्ट्रिक स्टोव भी जो लेना पड़ रहा है ना, और जो इस वक्त जो फैसलाबाद की कंडीशन है, आइए आपको वो दिखाते हैं। आज बिल्कुल देखें, सर्दियों के शुरू होते ही गैस का जो इस्तेमाल है उसमें इजाफा हो जाता है, और जो गैस पर चलने वाली चीज़ें हैं जिनमें गीज़र हैं, गैस पर चलने वाले चूल्हे हैं, हीटर हैं, उनके इस्तेमाल में इजाफा हो जाता है। लेकिन इस बार फैसलाबाद में सूरत हाल जो है वो काफ़ी मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ इलाकों में गैस की बंदिश भी चल रही है, और इसके साथ साथ जो शहर भर से जो शिकायत मसूल हो रही हैं वो गैस के प्रेशर कम होने की हैं। तो जिन लोगों ने पहले गीज़र जो इस्तेमाल कर रहे थे, गैस वाले हीटर इस्तेमाल कर रहे थे, चूल्हे इस्तेमाल कर रहे थे, वो अब इलेक्ट्रॉनिक्स पे अपने आप को शिफ्ट कर रहे हैं, और मुतबादल गैस के जो चीज़ें हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक्स पे जो उनकी ख़रीदो फ़रोख्त जो है वो शुरू है। शहरी इस वक्त धड़ाधड़ ख़रीद रहे हैं, लेकिन इस वक्त शहर में क्या सूरत हाल चल रही है, इनकी कीमतें क्या हैं, तो इस हवाले से शहरियों से भी बात करते हैं कि उनका इस पे क्या रद्द अमल है। आइए बात करते हैं उनसे। ये वादा किया था कि 3 वक्त हम सुबह दोपहर शाम डॉक्टर की तरह हम मेडिसिन देंगे, जिस तरह डॉक्टर मेडिसिन देते हैं ना, उस तरह इन्होंने हमें गैस देनी थी, मगर ये गैस देने में नाकाम हो चुके हैं। क्योंकि देखें, घर में अब चूल्हे पे खाना पक रहा होता है,
और साथ ही गैस बंद हो जाती है। उसके साथ हमारे बिलों में देखें बेतुका सा इजाफा हो चुका है। खान साहब ने कहा था ओवरसीज़ के लिए हम बहुत कुछ करेंगे और ओवरसीज़ यहाँ पे जलील हो रहे हैं आके। आपके सामने देखें सारी उम्र बाहर निकाल दी है। अभी पाकिस्तान में ना गैस है, ना बिजली है, ना पेट्रोल। देख लें आप कहाँ पे जा रहा है, प्राइस दिन ब दिन ज़्यादा होते जा रहे हैं। तो हर आदमी की समझ से बाहर है। पाकिस्तान में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया है। गैस का प्रेशर कम होने की वजह से जिन लोगों ने खुसूसी तौर पर दफातर में जाना है उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना होता है। और जब यहाँ पर गैस वाले चूल्हे की बजाय यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें ख़रीदने आ रहे हैं, खुसूसी तौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स जो चूल्हे हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स के जो हीटर हैं उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। गुज़श्ता दिनों में जो फ़रोख्त हो रहे थे वो तकरीबन 1000 से लेकर 2000 रुपये तक जो था वो अच्छा हीटर मिल जाता था, लेकिन अब वही हीटर जो हैं 1500 से लेकर 5000 6000 तक मार्केट में मिल रहे हैं। जिस तरह दूसरी चीज़ों की रेट ज़्यादा हो रहे हैं, इसी तरह इसके भी रेट बढ़ रहे हैं जो लोगों की पहुंच से खरीद से बाहर हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि अपनी पूरी आवाम पे, ख़ास तौर पे जो निचला तबका है उसको ऊपर लाने के लिए इक़दाम करें और ये चीज़ें जो हैं इन पे ड्यूटी वगैरह जो हैं वो ख़त्म करें। परेशानी इस तरह की है कि जो होटल वाले 8 रुपए की रोटी बेच रहे थे वो 12 रुपए की 15 रुपए की बेच रहे हैं। हुकूमत कुछ नहीं देख रही। जो प्लेट सालन की दाल की थी 110 रुपए की वो 150 रुपए की दे रहे हैं। ज़ाहिर है उन्होंने सिलेंडर चलाना है तो सिलेंडर से रेट भी बढ़ना है, तो हर चीज़ का महंगाई भी आना है ना। हर चीज़ जो है ना वो आगे रेट पे चले गई है। दुकानदार जो हैं वो भी खासे परेशान दिखाई दी गए हैं कि क्योंकि कीमतें ज़्यादा होने की वजह से शहरी इस तरफ कम आ रहे हैं, लेकिन जो शहरी ख़रीद रहे हैं उनकी जानिब से भी ये शिकवा किया जा रहा है कि गुज़श्ता दिनों जब गैस आ रही थी उस वक्त इनकी कीमतें कम थीं, लेकिन अब इनकी कीमतें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। मैं भी आज ख़रीदने के लिए आया था, लेकिन अब सूरत हाल यहाँ पर काफ़ी गंभीर है, आम आदमी नहीं ख़रीद सकता। तो अब मैं भी उनके लोगों के साथ इंतज़ार ही करूँगा कि जब इनकी कीमतें कम होंगी तो यहाँ पर आकर उनकी ख़रीदारी जो है वो कर सकूँगा। जी, ये तो फैसलाबाद की खबर थी। अब अगर मुल्तान की बात करें ना शाहजेब, तो वहाँ पर इस तरह ऑब्वियसली गैस की लोड शेडिंग है। जब गैस की लोड शेडिंग हुई तो लकड़ी का इस्तेमाल शुरू, जब लकड़ी की डिमांड ज़्यादा हुई तो वहाँ पे भी कीमतों ने इजाफा शुरू कर दिया। अब लोग परेशान हैं कि भाई लकड़ियाँ भी कैसे अफोर्ड करें। बिल्कुल, कोयला और लकड़ी इसकी मांग में इजाफा हुआ तो कीमतें बढ़ गई। तो वहाँ पर क्या सूरत हाल है, गैस लोड शेडिंग से मुतालिक क्या अपडेट्स हैं, ये जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आसिफ से। मोहम्मद आसिफ, बताइएगा वहाँ क्या सूरत हाल है मुल्तान में इस वक्त? जी, मुल्तान में जनूबी पंजाब में गैस की लोड शेडिंग शिद्दत अख्तियार कर चुकी है। ना सिर्फ घरों में बल्कि दफातर में भी गैस ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से नाश्ता बनाने में, चाय बनाने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त मैं दफ्तर के किचन में मौजूद हूँ और मेरा कैमरा मैन दिखा सकता है कि यहाँ पर जो गैस के हालात कैसे हैं वो दिखा सकता है। दफातर में तो गैस ना होने के बराबर है। घरों का हवाल कैसा है जानने के अवाम की ज़बानी कि वो उनका क्या कहना है गैस की लोड शेडिंग पे। ये गवर्नमेंट बिक गई है, इसके वजीर सारे चोर हैं। जो बाकी चोर थे ना, उन चोरों की हुकूमत में हमें गैस मिल जाती थी, बिजली मिल जाती थी, पेट्रोल सस्ता मिलता था, आटा मिलता था। कोई चीज़ इनसे कंट्रोल होने का नाम ही नहीं ले रही। हमारी इमरान खान से जान छुड़वा दो। ये हुकूमत कह रही थी हम आपको ये सहूलतें देंगे, ये देंगे। अब सुबह ड्यूटी पे जाने का टाइम होता है, गैस नहीं होती, ठीक है ना जी। बच्चे हमारे भूखे चले जाते हैं, शाम को आते हैं, गैस नहीं होती, मुलाजमत वो नहीं मिल रही, रोटी जो है वो हम भूखे बैठे हुए हैं जी। ये हुकूमत कैसी है? मुल्तान शहर में इस वक्त गैस की लोड शेडिंग और दौरानिया जो है वो 18 से 20 घंटों तक पहुंच चुका है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि गैस की लोड शेडिंग पर काबू पाया जाए। गैस की लोड शेडिंग की वजह से लकड़ी की कीमतें और कोयले की कीमतों में भी इजाफा हो चुका है। लकड़ी और कोयले की कीमतों के हवाले से जानते हैं ताल मालकान से। जी, गैस बिल्कुल भी नहीं आ रहा घर में, हम बहुत परेशान हैं। तो घर में बिल्कुल भी गैस नहीं होने की वजह से हम खाना शाना हमें टाइम पे नहीं मिलता। तो बेगमें हमारी कहते हैं कि जाओ लकड़ी लेकर आओ हमारे से, भाई गैस पे तो रोटी, गैस तो आ नहीं रहा, रोटी कैसे बनाएं हम। लकड़ी लेने आए, कोयले लेने आए, कोयले भी इतने महंगे, हम बहुत परेशान है। गरीब आवाम कैसे खाएंगे घर से? 2 टाइम, एक टाइम रोटी मिलती है, दूसरे टाइम नहीं मिलती गैस की वजह से। गैस आ रहा नहीं घरों में, हम बहुत जलील है, तंग है इस गवर्नमेंट से।
बिजली के बिल भी बहुत ज़्यादा है, गैस बिल्कुल है नहीं। अब लकड़ी मोल लेने के लिए आए हैं, इतनी महंगी लकड़ी है, कहाँ जाए गरीब आदमी। गैस बिल्कुल नहीं है, क्या करें, लकड़ी खरीदने पे मजबूर है गरीब आदमी। और अगर सिलेंडर वगैरह लेने जाते हैं तो उधर भी 240 इन्होंने कर दिया, इनको शर्म नहीं आती। क्या करे गरीब बंदा, कहाँ जाए। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि गैस की लोड शेडिंग पर काबू पाया जाए ताकि गरीब आवाम भी 2 वक्त की रोटी खा सके। कैमरामैन मेहताब हैदर के साथ मोहम्मद आसिफ, 92 न्यूज़, मुल्तान। ये सारे शहरी, ये सब लोग जो बातें कर रहे थे सब झूठ है। कोई गैस बहरान नहीं है, कोई बिजली की कीमतें नहीं बढ़ी, आपको लकड़ी मार्केट में मिल रही है, कोयला मिल रहा है, सब कुछ सस्ता मिल रहा है, सब कोई किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ना कोई गैस का बहरान है, ना किसी और चीज़ का बहरान है। ये गलत दिखा रहे हैं हम लोग, ये मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम सब गलत दिखा रहे हैं। मतलब जो वफाकी वज़रा के बयानात हैं उससे तो कुछ ऐसा ही लगता है। लेकिन यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। एक बार फिर हमारे साथ रहने का बेहद शुक्रिया। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान, शाहजेब अहमद और माया खान के साथ। और बहुत सारी बातें शाहजेब ने वक्त में जाने से कहा भाई ये कोई सच नहीं है, ये आप लोग बस ऐसे ही दिखा रहे हैं। चलो ये तो बात हो गई तंज की, लेकिन अगर मैं हकीकत की बात करूं तो आज के वक्त में जहां फ्रस्ट्रेशन इतनी बढ़ चुकी है, जॉब्स की, महंगाई की, हर तरह से, फैमिली रिलेशनशिप्स, एवरीथिंग, वहां पर फ्रस्ट्रेशन में गलत कदम उठते हैं और लोग शॉर्टकट की तरफ जाते हैं। शाहजेब, लोग कहते हैं कि भाई जल्दी से पैसा बन जाए, हम जरा सा 1 पैसा लगा रहे हैं वो हमें दुगना तिगना होके मिल जाए, बगैर एफर्ट्स के, बगैर किसी रिसर्च के, बगैर किसी उसके। आपको पता ही नहीं होता वो पैसा कहाँ लगा रहे हैं। आपके हक हलाल की कमाई, आपकी जमा पूंजी, आपके बड़ी मुश्किल से आप जो पैसा इकट्ठा करते हैं, किसी से आप उधार लेते हैं, किसी से आप लोन लेते हैं, और वो आप ऐसी जगहों पे लगाते थे जहां पर आपके साथ होता है सिर्फ और सिर्फ एक फ्रॉड। बिल्कुल, और ऐसा ही फ्रॉड हम पाकिस्तान में देख रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन फ्रॉड भी बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तानियों के करोड़ों रुपए डूब गए, करोड़ों रुपए गायब हो गए। और वो गायब कैसे हुए, कुछ हुआ यूं अगर आपको बताएं हम कि HFC पाक ट्रेडिंग कंपनी ने जालसाजी का एक तरह से नया तरीका मुतारिफ कराया है। और इस तरीके से हुआ क्या कि सबसे पहले आपने ये करना था कि ऐप मोबाइल फोन में डाउनलोड करनी थी, उसके बाद ऑनलाइन मनी चेंजर और बैंक बाइनेंस अकाउंट में पैसे डालना थे। पैसे डालने के बाद फिर HFC पाक के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने थे, और ट्रांसफर करने के बाद फिर आपने करनी थी ट्रेडिंग। लेकिन उन्होंने एप्लीकेशन को ही क्रैश कर दिया, यानी कि जितने लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पैसे लगाने के बाद जिन्होंने वहां पर पैसे अब इन्वेस्ट कर दिए हैं उसके थ्रू वो पैसा कमाएंगे, वो तमाम पैसे उनके थे वो डूब चुके हैं, वो गायब हो गए हैं क्योंकि एप्लीकेशन ही क्रैश हो गई है। तो इस तरीके से बहुत बड़ा ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है। और आजकल हम देख रहे हैं कि जो नौजवान नस्ल है वो बहुत ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज में इन्वॉल्व है, बड़े तरीके से वो उसमें इन्वेस्ट भी करते हैं, कुछ छोटी अमाउंट कर रहे होते हैं, कुछ ज़्यादा अमाउंट कर रहा होता है। अब आपको ऑनलाइन मनी ट्रांसफर में, खासतौर पर मनी एक्सचेंज में, क्योंकि आप पाकिस्तानी रुपीस डॉलर में कन्वर्ट कराते हैं, इन चीज़ों में बहुत ख्याल करना चाहिए, खासतौर पर ऑनलाइन। और अब आप तो कुछ ट्रेस ही नहीं कर सकते ना शाहजेब, आपने फोन में एक ऐप डाली, अब आपने उस ऐप को ऑन किया, उस ऐप पर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, वो क्रैश हो चुकी है, आपका पैसा गया। और आपकी कितने, मतलब मैं समझ सकती हूँ वो इमोशनल जो एक हिट होती है ना कि आपका भाग्यलाल का पैसा लग गया, करोड़ों रुपए। शाहजेब, बिल्कुल, तो ऐसे इस किस्म के फ्रॉड से बचने के लिए आपको क्या करना है, किस तरीके से ऑनलाइन फ्रॉड से बचा जा सकता है, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है साबिक FIA साइबर क्राइम विंग अम्मार जाफरी साहब ने। अम्मार जाफरी साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। अम्मार जाफरी साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि जो लोग हैं, खासतौर पर जो नौजवान हैं, वो तमाम लोग जो पाकिस्तानी इसमें इन्वेस्ट करते हैं, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट्स करते हैं ट्रेडिंग के लिए, और मुख्तलिफ एक्सचेंज के जरिए वो अपने पैसे ट्रांसफर करते हैं, उनको क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, किस तरीके से वो फ्रॉड से बच सकते हैं? इशाज़ेब, बहुत शुक्रिया आपका। इशाज़ेब, एक तो मैं इस वक्त रहीम खान में हूँ, और अच्छी बात यह कि जो आप टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसी की ट्रेनिंग के लिए मैं आया हुआ था यहाँ पे। हम लोकल डिस्ट्रिक्ट पुलिस की कैपेसिटी बिल्ड कर रहे हैं एज ए नॉट फॉर प्रॉफिट इनिशिएटिव, कि वो इन फ्रॉड्स को आइडेंटिफाई भी कर सके, क्योंकि हर फ्रॉड की जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर है वो पुलिस होती है। आपको हैरानगी होगी कि मैं चला था मुल्तान से यहाँ तक पहुँच गया हूँ, मैं भावलपुर भी गया, भावनगर भी गया, यहाँ पर भी मौजूद हूँ, रहीम खान में भी। जितने भी लोगों ने हमें, सिविल सोसाइटी ने हमें अप्रोच किया है, उनके लाखों नहीं करोड़ों रुपए लुट चुके हैं इस वक्त। इसके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि जो क्रिमिनल्स हैं
वो हमेशा चेंज का फ़ायदा उठाते हैं, और वो इस वक्त इंसानी कमज़ोरी का फ़ायदा उठा रहे हैं कि हर आदमी परेशान है और वो जॉब मिल नहीं रहे। तो आपने सही कहा, नौजवान जो हैं वो अपने वालिदैन से ज़मीनें बिकवा कर या वालदा के ज़ेवर बिकवा कर पैसे वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये कोई नई चीज़ नहीं है। 1860 के अंदर अंग्रेज़ की हुकूमत में कानून आया था, एंटी ठगी एक्ट। प्लीज़ गूगल इट, शायद गूगल इट, एंटी ठगी एक्ट 1860। वो एग्जैक्टली वही था जो आज हो रहेगा। इसका मतलब है कि जो डबल शाह मेंटेलिटी के लोग हैं ये हर दौर में मौजूद होते हैं कि ये लोगों को फ्रॉड करते हैं। जिस स्कीम का आप जिक्र कर रहे हैं इस पर मैं आज भी काम कर रहा हूँ। मैंने गेट बैक टू इस्लामाबाद, आप मेरे से डिटेल प्रोग्राम भी कर सकते हैं इसके ऊपर। इसमें प्लानिंग के जरिए बताया ये गया कि आपको ट्रेडिंग कराई जाएगी, और ट्रेडिंग के जरिए एक ऐप दी गई और लोगों ने उसमें पैसे दिए, और उन्होंने इनिशियली लाइक ऑल फ्रॉडिये उन्होंने लोगों को पैसे दिए भी, और इतने पैसे दिए कि जो उनके बेनिफिशियरी थे वो वर्ड ऑफ माउथ से उनको उन्होंने लेके चलना शुरू कर दिया। उसके बाद एकदम अपनी ऐप क्रैश कर दी, और उसका मकसद ये था जो अब आप बता रहे हैं। तो इससे बचने का वाहिद तरीका ये है, मेरा मैसेज है तमाम नौजवानों को, देयर इज नथिंग फ्री इन दिस वर्ल्ड, नथिंग फ्री इन दिस वर्ल्ड। जो कौमी जो हमारे कवानीन हैं उसके खिलाफ कोई आदमी अगर आपसे बात करे तो फौरी तौर के ऊपर आप उसकी इत्तला FIA के मुताल्लिका शोबे को दें। उनका जो वेबसाइट है वो है nr3c.gov.pk या उनका पोर्टल है, उस पर उनको बताएं। जब तक आप इन फ्रॉडियों को नहीं पकड़वाएंगे आप तो अपने पैसे खो चुके, आपके पीछे आने वाले गरीब लोग भी अपने पैसे। अमार जाफिर साहब, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, यही तरीका है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आजकल हम देख रहे हैं कि नौजवान जो हैं वो बहुत ज्यादा क्रिप्टो करेंसी में भी इन्वॉल्व हैं और उस तरीके से वो पैसे कमा भी रहे हैं। ऐसा नहीं कि पैसे कमा नहीं रहे, लेकिन जब बात होती है मुख्तलिफ एप्लीकेशंस की तो ये कैसे समझा जाए कि कौन सी एप्लीकेशन, जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं कि उसमें फ्रॉड हो सकता है ऑनलाइन, और ऐसे फ्रॉड हो रहे हैं, तो क्या आपके ख्याल में कोई ऐसा खास तरीकेकार हो सकता है जिससे ये जान सकें कि भाई ये एप्लीकेशन ठीक है, या उनका कोई डाटा देखा जा सके? क्या क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या होना चाहिए एक आम आदमी के लिए? ट्रू जी शायद इसके ऊपर एक बहुत बड़ी कमेटी बनी है, स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप, इत्तेफाक से मैं उसको हेड कर रहा हूँ। उसमें तमाम मुताल्लिका महकमों के लोग मौजूद हैं। हमने एक रिपोर्ट तैयार कर ली है। हम लॉ की तरफ जाना चाहते हैं क्योंकि जितनी भी एफर्ट्स माजी में हुई हैं क्रिप्टो करेंसी को लीगल करने की या उसको इलीगल करार देने की, उसके रिजल्ट सामने नहीं आए हैं। जस्ट वेट फॉर 1 वीक। गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत एक्टिवली काम कर रही है इस वक्त। नैब या FIA या मुतल्लिका इदारे भी इस पर काम कर रहे हैं। इसको फिलहाल ये मुल्क में एक लंबो स्टेट में है कि ना ये लीगल है ना ये इलीगल है। कवानीन के मुताबिक स्टेट बैंक ने अपने रेगुलेशन के जरिए ये बताया है, स्टेट बैंक ने, कि बैंक ट्रांसफर नहीं कर सकते क्रिप्टो करेंसी के अंदर। अच्छा, अब इसके एम्बेडेड मतलब ये है कि अदरवाइज ट्रांसफर कर सकते हैं आप ना, बैंक नहीं कर सकते, क्योंकि रिसेंटली जो ब्लॉक हुए हैं अकाउंट लोगों के जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी में एक्सचेंज किया है, स्टेट बैंक के ऑर्डर्स पे FIA ने पर्चा काटा है और उनको पकड़ भी रहेंगे। उन लोगों किए हैं जिन्होंने अपने क्रेडिट कार्ड के जरिए क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजेक्शंस किए हैं, विच इज परफेक्ट, क्योंकि स्टेट बैंक कह चुकी थी ये। इस वक्त हमारे जो मुल्क के कवानीन है, जब बात कर रहा हूँ तो वो एक ऐसी लंबो स्टेट में है कि उसको डिफाइन करना मुश्किल हो गया है। जो जिस हेड कर रहा हूँ स्पेशल टेस्ट ग्रुप ऑन क्रिप्टो करेंसीज को, उसके अंदर बहुत PhD काबिल हैं लोग शामिल हैं। हमारे साथ जो पाकिस्तानी बाहर बैठे हैं, ऑस्ट्रेलिया में है, जापान में है, कोरिया में, उन्होंने उनको भी इन्वॉल्व किया है कि उन मुल्कों में क्रिप्टो करेंसीज जो है वो प्लेटफॉर्म से ऊपर हैं। देखिए, क्रिप्टो करेंसी जो है वो क्रिप्टो साइंस है, ब्लॉकचेन एक क्रिप्टो टेक्नोलॉजी है। हमें ये जानने की जरूरत है। चलिए, मैं चाहूंगा इस पे डिटेल प्रोग्राम करें और फिर मैं इस पर आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। जी अमार सर, आपकी बात मैं सुन रही थी और बात सुनते सुनते वाकई में ये सवाल जहन में आया कि आम आवाम बेचारी, एक तो फ्रस्ट्रेशन भी है, नॉलेज की भी बहुत कमी है, साथ में हमारी जो मजबूरियां हैं, जो हमारी लाइफ इस वक्त हो चुकी है, तो हम ना फौरन ही कहते हैं अरे अच्छा पैसे बन जाएंगे। तो इस तरह के फ्रॉड तो पहले भी ऑनलाइन हो चुके हैं, उस हवाले से जरा सा उस पर थोड़ी सी आप गाइडलाइन दे सकते हैं? ये उसके मुकाबले में कितना बड़ा फ्रॉड था, कितना बड़ा फ्रॉड था ये। जी मैं बताता हूँ। जो MLM है यानी मल्टी लेयर मार्केटिंग, ये 20 साल पहले पाकिस्तान में है। उसमें क्या होता है, आप मुझे कहती हैं कि आप ये 2 चीजें बेच दें तो आपको इतने पैसे मिलेंगे। मैं आगे से लोगों से कहता हूँ आप 2 चीजें बेच दें इतने पैसे मिलेंगे। तो होता ये है कि जो टॉप के बेनिफिशियरीज होते हैं उसके अंदर 10-15, उनको हर ट्रांजेक्शन से पैसे मिलते हैं। तो ये पॉन्जी स्कीम्स थी या जितनी भी MLM, ये उसकी नई किस्म है।
जिसमें लोगों को इंटरेस्ट पैदा करते हैं कि आप ट्रेडिंग करें। अच्छा, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म दुनिया में मौजूद हैं, ये कोई नई, देखें जो फ्रॉडिया होता है ना, उसकी कोशिश ये होती है कि वो ऐसी चीज़ सामने लाए कि लोग नहीं है ये तो ठीक है, पिछले फ्रॉड थे ये ठीक है, उसकी कामयाबी इसके अंदर है। इसी को डबल शॉट मेंटेलिटी कहते हैं। तो इसको बेहतर कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है। अभी जहाँ मैं बैठा हूँ इस वक्त रहीम खान में कुछ लोग भी बैठे हैं मेरे साथ, वो भी आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं मेरे साथ ऑनलाइन। उसमें क्या हो रहा है, हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं हर ज़िले में जाके कि ये जो फ्रॉड्स हैं इसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि देखें लोगों की मजबूरियाँ, आपने सही कहा, लोग अपनी मजबूरी से उनकी बातों में आ जाते हैं कि ये सिविल सोसाइटी का काम है कि आप, ये भी इशारे आपने सही कहा कि लोग क्रिप्टो से पैसे कमा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त बिटकॉइन की जो ट्रेडिंग है वो हो रही है, क्रिप्टो की ट्रेडिंग हो रही है और कुछ लोगों ने पैसे कमाए भी हैं। लेकिन उसके मुकाबले के अंदर एक और प्ले चल रही है, इसको आप ई कॉमर्स कहते हैं, अमेजोन कहते हैं, वो भी मुझे एक और खतरा है कि ये जो इसके बाद वो उधर ना घुस जाए फ्रॉड, ये सारे अमेजोन वाले काम के अंदर। और अभी तक तो उसमें थोड़ा बहुत फेयर प्ले है कि जो लोग अमेजोन में चीज़ें, उसमें नुकसान ये होगा कि अभी तो वहाँ पे ड्रॉप शिपिंग हो रही है, दूसरे मुल्कों का माल बेच रहे हैं। जब हम यहाँ का माल बेचेंगे फ्रॉड ये सारा खराब माल बाहर भिजवा देंगे, उससे पाकिस्तान की कंट्री बदनामी होगी। मैं ये समझता हूँ कि हमारे मीडिया को प्रोएक्टिवली आगे आना चाहिए और जो थॉट लीडर्स हैं उनके साथ बात करके बड़ी कैंडिडली इस प्रोग्राम को चलना चाहिए। बहुत बड़ा रोल है मीडिया के सारे काम के अंदर। राइट सर, मैं एक बहुत आम सवाल करना चाहती हूँ आपसे, मेरे जहन में आया, आपने कहा MLM जो होते हैं ऑब्वियसली उसमें आपने कहा फिर प्रोडक्ट्स के हवाले से भी चीज होती है। अगर MLM में डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स हो या इक्वल प्रॉफिट एंड शेयरिंग हो और प्रोडक्ट्स की भी क्वालिटी की इंटरनेशनल गारंटीज हो, क्या तब वो लीगल बिजनेस में आता है? देखिए MLM पूरी दुनिया में डाउटफुल समझ जाता है, क्योंकि उसके जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी होते हैं वो टॉप के कुछ लोग होते हैं, क्योंकि उनको हर लेग के हर तरह से पैसे मिल रहे होते हैं। जितनी MLM स्कीम्स आई हैं, पॉन्जी स्कीम्स वगैरह, उसी की एक्सटेंशन थी मैं समझता हूँ, जिसकी आखिरी मिसाल ट्रेडिंग स्कीम्स आई, इसकी आज आप बात कर रहे हैं। इन तमाम पे जब तक स्टेट बैंक, SCCP या जो मुतलका इदारे हैं उनके गवर्नेंस रूल्स नहीं होंगे, जो एफर्ट मैं और मेरी बहुत बड़ी टीम कर रही है पाकिस्तान में इस वक्त, वो इन इश्यूज के ऊपर फ्रेमवर्क लाने की बात कर रही है, ताकि जो ही पहला रेड फ्लैग आए, देखें फ्रॉड के रेड फ्लैग आ जाते हैं, कोई ना कोई विसल ब्रोर जरूर होता है जो शोर डालता है क्या हो रहा है मेरे साथ, उसकी चूंकि बात नहीं सुनता। इसकी वजह क्या है, जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर है वो पुलिस है इलाके की, वो जाता है पुलिस वाले के पास, वो कहता है FIA वाले के पास जाए, FIA कहता है मेरा एक केस नहीं है, आप मुद्दे कराएं। तो हमने पूरी कौम को एक ऐसे गोमन धंधे में डाल दिया है कि जब तक मीडिया, सिविल सोसाइटी आगे नहीं आएगी इन चीज़ों को, देखें मैं गवर्नमेंट की अपनी प्रायोरिटीज हैं, पॉलिटिक्स से मसला नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन जब तक हम लोग आगे नहीं आएंगे, you have to burn your midnight oil, you have to come a step forward to do all these things। इसके लिए कोई जवाब तो नहीं है मेरे पास कि कैसे होगा, कौन ये काम करेगा, लेकिन पूरी दुनिया में जहाँ पे गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर फेल हुए हैं, कवानीन फेल हुए हैं, अब सिविल सोसाइटी आगे आई है, मीडिया आगे आएगा, इन दोनों को आपस में मिलकर चलना पड़ेगा इस मसले को हल करने के लिए। राइट अमार सर, अगर मैं आपसे रहनुमाई चाह रही हूँ कि अगर हम आवाम हमको ये बताना चाहें, आप क्या उस पर रोशनी डालेंगे कि अगर बिजनेस होता है, बिजनेस में बताया जाता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अगर कोई आवाम को ये क्लियर कर दें कि कोई भी बिजनेस में या तो तुम्हारे हाथ में कोई प्रोडक्ट आएगा या तुम्हारे हाथ में कोई सर्विस आएगा, लेकिन अगर दोनों में से कुछ नहीं आता है तो वो भी फ्रॉड की जो है वो मद में जो है वो जाएगा, उसको ऐड किया जाएगा या समझा जाएगा कि वो भी एक फ्रॉड है। आप क्या कहते हैं? डेफिनेशन याद रखते, मैं आपके चैनल के थ्रू बात देना चाहूंगा, जब कंट्रोल आपके हाथ में ना हो तो समझिए आप किसी फ्रॉड का शिकार हो गए। जितने बिजनेस हैं, चाहे वो गुड्स के हैं चाहे वो सर्विसेज के हैं, उसका कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। देखिए इससे पहले एक फॉरेक्स सर्विस आई थी, फॉरेक्स वो ठीक थी, पूरी दुनिया में ट्रेडिंग होती है, एक फिलिपाइन से 50 जहाज चले गंदम के ट्रेडिंग हो रही है कि ये इतने होंगे, इतने, वो लोग ट्रेड करके पैसे कमाते थे, बड़े अच्छे प्लेटफॉर्म थे। हमारे यहाँ उसमें फ्रॉड हुआ फॉरेक्स सर्विसेज के अंदर भी। रीजन क्या थी कि गवर्नमेंट ने कवानीन नहीं बनाए। हमारे मुल्क से फ्रॉड करके भाग जाना दुनिया का आसान तरीन काम है,
मुझे तो एक और शक हो गया शुरू। सर आखिर में सर ये बता दें, थोड़ा सा टाइम को भी शॉर्टेज हो रही है कि कुछ अवेयरनेस भी फैली नौजवानों में। FIA की जानिब से भी कुछ ऐसा किया जा रहा है, साइबर जो विंग है आप लोगों का, कि नौजवानों को ये पता हो कि हमें ट्रेडिंग कहाँ करनी है, कहाँ नहीं करनी, क्योंकि अगर उनको जानकारी नहीं होगी, उनको मालूम ही नहीं होगा, तो ऐसे फ्रॉड तो होते रहेंगे मुसलसल। जी बिल्कुल अवेयरनेस फैलाई जा रही है। जाहिर तौर पे मुझे जब भी मीडिया अप्रोच करता है, चाहे मेरे पास टाइम हो या ना हो, मैं टाइम निकाल के मीडिया बात करता हूँ और मैं डेली 2-3 चैनल से बात कर रहा हूँ और ये चीज़ बता रहा हूँ। ये अवेयरनेस की इससे अच्छी और मिसाल क्या होगी कि हम बता रहे हैं कि जनाब इस तरीके से आप आगे आए। सर वी आर वेरी थैंकफुल टू आप हमारे शो में भी आए और आपने बड़ी तफसीलन बात की इस मामले पर। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ साबिक IG FIA साइबर क्राइम विंग अमार जाफरी साहब मौजूद थे, तफसीलन हमसे बात कर रहे थे इस ऑनलाइन फ्रॉड के ऊपर। इतना इनलाइटनिंग सेशन था शाहजेब, आई थिंक ना सिर्फ हम दोनों के लिए बल्कि जो सुबह सवेरे पाकिस्तान इस वक्त देख रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें, गाइडलाइंस बहुत ज़रूरी हैं। सिर्फ मैं जो एक आम आदमी और एक आम इंसान की तरह ये बोलूंगी कि शॉर्टकट्स की तरफ ना जाएं जिंदगी में, और उम्मीद रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उम्मीद रखें अल्लाह की जात से, बंदे से नहीं। और बात करते हैं अगर उम्मीद की, तो प्रिंसेस ऑफ होप की बात करते हैं। बिल्कुल हम आपको ये बताएंगे, क्योंकि माया अगर हम बलूचिस्तान के हिंगोल नेशनल पार्क का जिक्र करें ना, वहाँ पर आपको इतना कुछ देखने को मिलता है। एक तो बीचेस वहाँ की इतनी खूबसूरत हैं, कुंड मलीर आप क्रॉस करें, गोल्डन बीच वहाँ पर आए, उसके साथ साथ आपका जो प्रिंसेस ऑफ होप है, वहाँ पर जो चट्टानें हैं वो जिस तरीके से शेपअप हो जाती हैं और जो वो शक्ल इख्तियार कर लेती हैं, वो देखने में इंतहाई दिलचस्प लगती हैं। और वहाँ पर बहुत खूबसूरत मनाजिर है। मैं चाहूँगा कि आप सब लोग, जैसे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान भी टूरिज्म का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि आप सब लोग पाकिस्तान का टूर लगाएं, तो इसीलिए हम भी हिंगोल नेशनल पार्क गए, वहाँ पर हमने क्या देखा, सबसे पहले आपको दिखा प्रिंसेस ऑफ होप असल में है क्या। ये चट्टान जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसको देखकर ये मालूम होता है कि शायद किसी इंसान ने इसे तराश कर इस शक्ल में बदल दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कुदरत का कमाल है कि जब यहाँ पर तेज़ हवा चलती है तो चट्टानें मुख्तलिफ शक्ल इख्तियार कर लेती हैं, और इस चट्टान ने भी इस किस्म की शक्ल इख्तियार की। इस वजह से एंजेलिना जोली ने इसको प्रिंसेस ऑफ होप का नाम दिया। तो इन चट्टानों के बीच, ख़ास तौर पर इस मुख्तलिफ चट्टान के पास जाने के लिए हर कदम उठाना बहुत मुश्किल है। इसकी जो ट्रैकिंग है वो थोड़ी मुख्तलिफ ट्रैकिंग है। हर कदम पर आपको ये महसूस होता है कि शायद आप ऊपर तक नहीं जा सकते, लेकिन आप हिम्मत नहीं हारना और अपनी मुस्तकिल मिजाजी रखें, ऊपर चढ़ते हैं इन चट्टानों पर। इन चट्टानों पर सफ़र करते हुए जब हम यहाँ पर आ रहे थे तो बीच में थोड़ी सी ट्रैकिंग भी है और वहाँ पर ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल है। हर कदम बहुत मुश्किल है और हर कदम पर ऐसा लग रहा था कि हम प्रिंसेस ऑफ होप तक, हम उम्मीद की शहज़ादी तक नहीं पहुँच सकेंगे। लेकिन जब हम ऊपर पहुँच गए तो अंदाज़ा हुआ कि अगर आप हर कदम बढ़ाते रहें और मुस्तकिल मिजाजी रखें तो एक ना एक दिन आप अपनी मंजिल पर पहुँच ही जाते हैं। जो मेरे पीछे आप उम्मीद की शहज़ादी देख रहे हैं, ये हिंगोल नेशनल पार्क का हिस्सा है और एक मखसूस एंगल है जिससे अगर इसको देखा जाए तो ये प्रिंसेस ऑफ होप की शक्ल इख्तियार करती है, लेकिन साइड एंगल से आपको ये उम्मीद की शहज़ादी नज़र नहीं आएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग यहाँ पर आएंगे और इस जगह को ख़ास तौर पर ज़रूर विज़िट करेंगे बलूचिस्तान में। Stay hopeful and stay with us. अभी गए और अभी आए सुबह सवेरे पाकिस्तान में। We'll be right back. और हम बात कर रहे हैं उन वालिदैन की जिन वालिदैन को बेघर कर दिया जाता था, अब कोई नहीं कर सकेगा। अब वो तमाम बच्चे जो इस बारे में सोच रहे हैं, उनको ये सोचना ज़रूरी है और उनको ये खौफ होना भी ज़रूरी है कि अब उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, उनको कैद हो सकती है, उनको सज़ा हो सकती है। तो अब आप ये नहीं कर सकेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने वालिदैन के हुकूक
के हवाले से एक बहुत ही अहम फैसला लिया और मैं समझती हूँ शाहजेब के बहुत सारे केसेस किए जिसमें वालिदैन को देखा कि उनको कभी उनके बेटा छोड़ के चला गया, कभी बहू छोड़ के चली गई, कभी सारे बच्चे छोड़ के चले गए, कभी किसी ने पलट कर नहीं देखा। ओल्ड एज होम्स पूरे पाकिस्तान में इसलिए भरे हुए हैं बिकॉज उनका अपना कोई देखने वाला नहीं। वो औलाद जिनको उन्होंने जन्म दिया, वो औलाद जिनको उन्होंने पाला, वो औलाद जिनको उंगली पकड़कर चलना सिखाया, वो औलाद जब उनको सहारे की ज़रूरत है तो आज उनको बेयार और मददगार और बेसहारा छोड़कर ओल्ड एज होम में चली जाती है। और अब लाहौर हाई कोर्ट ने ये फैसला लेकर मैं सिर्फ दुआ करती हूँ ये फैसला पूरे पाकिस्तान में होना चाहिए कि अब औलाद माँ बाप को नहीं, माँ बाप औलाद को नहीं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। चाहे वो बेटा घर उनका किराए पर हो या वो घर का मालिक हो, वो अपने वालिदैन को बेघर नहीं कर सकता। वालिदैन अपने बच्चे को निकाल सकते हैं, अपने बेटे को घर से निकाल सकते हैं और अगर बेटा ऐसा करेगा तो उसको सजा होगी, साथ जुर्माना भी होगा। इसी मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल साहब ने। सर बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सर सबसे पहले तो बताइएगा इस पूरे जो ऑर्डिनेंस है 2021 का, इसमें क्या फैसले किए गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अहम सवाल आपने पेश किया। ये ऑर्डिनेंस है और कल के लाहौर हाई कोर्ट का फैसला भी है कि केस के मामले में ये एक बहुत अच्छी पेशरफ्त है। बुनियादी इसमें जो मौजू है वो ये है कि अब नई सूरत हाल में ऐसे वाकयात सामने आना शुरू हो गए हैं कि बच्चे जो हैं, औलाद जो है, वो अपने वालिदैन को घर से निकाल देते हैं और ये वाकयात बड़ी तादाद में सामने आना शुरू हो गए। इस वजह से इस बात की ज़रूरत महसूस हुई कि जहां इस मामले को संभालने के लिए एक शऊरी कोशिश की ज़रूरत है, वहां इस बात की भी ज़रूरत है कि इस हवाले से कानून साजी हो। चुनांचे ये ऑर्डिनेंस भी आ गया। इस ऑर्डिनेंस में बुनियादी बात यह है कि बच्चों को इस बात की इजाज़त नहीं होगी कि वो वालिदैन को घर से निकाल लें और अगर ऐसा हुआ तो इसमें बाकायदा सजा है। तो ये एक अच्छी पेशरफ्त है। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला भी एक केस बहुत ज़बरदस्त फैसला है, बहुत ज़बरदस्त फैसला है, बहुत ज़बरदस्त फैसला है। डॉक्टर साहब ये पूछना चाहूँगी कि इस हवाले से बहुत केसेस देखने में आए हैं कि औलाद जो है वो माँ बाप को बेघर कर देती है और माँ बाप जो है बिल्कुल ही बेयार मददगार, कोई उनके ऊपर सहारा नहीं होता। लेकिन अब जो है आपने कहा कि इस पर उनको सज़ा भी हो सकती है, तो इस क्या सज़ा हो सकती है, कुछ उस हवाले से थोड़ा सा रोशनी डालिएगा। ऑर्डिनेंस में सज़ा का तयन हो गया है। इसमें जेल भी है, जुर्माने भी हैं। तो ये एक अच्छी बात है, ऑर्डिनेंस में इसका जिक्र है और लाहौर हाई कोर्ट ने जिस तरह मैंने गुजारिश की कल एक केस के हवाले से भी एक फैसला दिया है। तो ये मैं समझता हूँ कि कुरानी तालीमात के ऐन मुताबिक है कि कुरान पाक में तो ये हुक्म है कि वालिदैन के लिए कि वला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, उफ तक नहीं करना और न ही उनको झड़कना है। तो जब कुरान पाक ने इस बात की इजाजत भी नहीं दी कि उफ तक कहा जाए और झड़का जाए तो घर से निकालने की इजाजत कैसे हो सकती? बिल्कुल, मैं इसी तरफ आ रहा था कि दीन इस्लाम क्या कहता है हुकूक के बारे में वालिदैन के, और क्या ये पूरा कानून उसी के अकॉर्डिंगली है, उसी के तहत बनाया गया है? यकीनन इसमें जो इस वक्त की सूरत हाल है मुआशरती, बाहर दुनिया में तो थी, पाकिस्तान में भी इस किस्म के वाकयात आना शुरू हो गए। तो ये बिल्कुल कुरान पाक की तालीमात के मुताबिक है और हदीस नबविया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तामुल के मुताबिक है कि किस तरीके से वालिदैन का एहतराम हो। अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओं के कदमों तले है। तो ये बिल्कुल इसी के मुताबिक है। अच्छा सर, कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि इस साल के हवाले से कि इस साल में कितने वालिदैन ऐसे थे जिन्हें बेघर किया गया बच्चों की जानिब से? कुछ ऐसी चीजें भी सामने आई हैं? ये तो रिसर्च यकीनन वजारत कानून के पास और वजारत इंसानी हुकूक के पास इस किस्म की तहकीक और आदाद व शुमार होंगे। लेकिन हम तो इस हवाले से देखते हैं कि जब कानून साजी की जरूरत पेश आई है तो इसका मतलब ये है कि मामला कुछ गंभीर हो गया है और इस किस्म के वाकयात ज्यादा बड़ी तादाद में आना शुरू हो गए। और सर आखिर में मैं चाहूंगा कि आप इसकी भी रहनुमाई फरमाएं कि मुआशरा इस तरफ जा क्यों रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं जैसे कि माया भी जिक्र कर रही थी कि दिन ब दिन इसमें इजाफा हो रहा है। अब वालिदैन को घरों से निकाला जाया, अगर हम ओल्ड एज होम्स की तरफ देखें तो वहां पर वालिदैन की जो तादाद है उनको बेघर किया जाता है, फिर वहां पहुंच जाते हैं वो, और उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। इसकी बुनियादी वजूहात हैं क्या?
बुनियादी वजूहत तो यकीनन रिवायात का जिस तरीके से खत्म होना, और हम पहले तो ज्यादातर रूरल यानी देही आबादी, गांव की आबादी होती थी, अब हम अर्बनाइजेशन, शहरी आबादी की तरफ जा रहे हैं, और ये जो मिक्स है शहरी और देहाती आबादी का, ये मसनूई है, हकीकी नहीं है। इस वजह से एक तसलसल के साथ नहीं हो रहा बल्कि गैर मुनज़्ज़म अंदाज में हो रहा है। तो मुआशी दबाव भी है, रहन सहन के तरीके बदल गए हैं। अब हम फ्लैट्स में रहते हैं तो वहाँ पे एक कैफियत ऐसी पैदा हो जाती है कि अंदरूनी घर के अंदर दाखिली तनाज़ात जन्म ले लेते हैं, तो बहू और सास के झगड़े ज्यादा बड़ी तादाद में, और इस तरीके से वालिदैन जब बूढ़े हो जाते हैं तो वो कमाने का जो है सिलसिला वो खत्म हो जाता है। तो आजकल के मुआशी दबाव की वजह से कुछ औलाद जो हैं वो उनको शुरू कर देते हैं जी। इस किस्म के वाकयात जो हैं वो जन्म लेते हैं। ठीक है, डॉक्टर किबला यासा हमारे साथ मौजूद थे और हमसे गुफ्तगू करते हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। और वाकई ये जो माशरे में जिस तरीके से हम देख रहे हैं इस तरह के जो हालात हैं वो बनते जा रहे हैं, वालिदैन को बेघर किया जा रहा है, तो एक बहुत अच्छा कदम है और वाकई इस तरीके से अब बच्चों को सजा दी जा सकेगी जो इस तरह की हरकत करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और मेरा ख्याल यही है कि इंशाल्लाह ये सिंध की तरफ भी हो और पूरे पाकिस्तान में इस तरह के जो है वो लॉ पास हो। और जहाँ तक बात करते हैं कि पाकिस्तान में और हमारे हालात के ऊपर भी बात करते हैं, हालात बेहतरी की तरफ इंसान उम्मीद कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब आप देखते हैं कि आए दिन डॉलर के रेट्स बढ़ते जा रहे हैं शाज़ेब, मतलब हर रोज़ हम देखते हैं, हर 2-3 रोज़ बाद इंसान सुबह उठकर अगर ओपन मार्केट रेट देखे और उसको नज़र आए कि भाई वो 181 रुपये पहुँच चुका है, तो कोई भी इंसान कहेगा बस अब मैं बैठ जाऊं, मतलब क्योंकि अब मेरी हिम्मत कमर टूट गई है। बिल्कुल, गुज़िश्ता हफ्ते मुसलसल उड़ान भरता रहा, जैसे कि माया बता रही हैं। इंटरबैंक में डॉलर की कदर 178 रुपए की गिर्द घूमती रही, जबकि डॉलर का ओपन मार्केट रेट 181 रुपए और 180 रुपए से भी नीचे आ गया। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि मजीद उड़ान ये भरेगा, क्या मजीद महंगा होगा, क्या इस तरीके से रुपए की कदर जो है वो गिरती चली जाएगी। ये तमाम सवालात हमारे ज़हन में आ रहे हैं और जैसे कि ये जिक्र भी किया जा रहा है कि मिनी बजट आने के बाद जो टैक्स छूट है उसे ख़त्म किया जाएगा, महंगाई में इजाफा होगा, क्या उसके बाद भी रुपए की कदर हम देखेंगे कि इस तरह उसमें गिरावट देखी जाएगी। तो इसी उतार चढ़ाव पर डॉलर के हम बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है माहिर मुआशियात डॉक्टर वारिस साहब ने। सर बहुत शुक्रिया। सर सबसे पहले तो आपसे ये सवाल करूंगा, जो मिनी बजट आ रहा है उसके बाद होने क्या जा रहा है, जरा ये बताएं कि जो टैक्स छूट खत्म की जा रही है 350 अरब की, उसके बाद महंगाई में इजाफा होगा या और क्या क्या होगा? थैंक यू वेरी मच, प्रोग्राम में बुलाने का बहुत शुक्रिया। एक तो आप लोग और आपके नाज़रीन भी ये कहेंगे कि जब भी ये आता है बड़ी बुरी बुरी खबरें सुनाता है, लेकिन क्या करें, अल्लाह तो हकायक ही ऐसे हैं। मैं आपको बता दूं कि अगस्त 2018 से लेके अब तक पाकिस्तान की करेंसी को तकरीबन 31% डेप्रिशिएट या डिवैल्यूएशन की हो चुकी है और ये सेकंड रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन है पाकिस्तानी करेंसी की। इससे पहले डाउनफॉल ऑफ ढाका में पाकिस्तानी की करेंसी 58% डाउन हुई थी और उसके बाद ये सेकंड, आप ये समझ लीजिए कि हमारी तारीख में इस तरह से हो रहा है। अब इसके ऑफशूट्स क्या हो रहे हैं, और जैसे आपने कहा कि क्या महंगाई का तूफान आने वाला है या नहीं, तो ऑब्वियसली ये नविश्ता दीवार है, सबको मालूम है कि महंगाई का तूफान आने वाला है। मैं रीजंस आपको बता देता हूँ कि उसकी क्या रीजंस है, क्यों महंगाई का तूफान आने वाला है और गवर्नमेंट ने इस प्रोसेस को एग्रीवेट किस तरह से कर दी है। देखिए, गवर्नमेंट ने महंगाई को रोकने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट किया, थोड़ा सा पॉलिसी रेट को इंक्रीज किया और 9.75% को उसको ले गए। पाकिस्तान की तारीख में आप पाकिस्तान की जो जितने भी जो इकोनॉमिक फिगर्स है आप उनको उठा लें, आप ये देखते हैं कि जब भी हमारी मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट किया जाता है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, इन्फ्लेशन कम नहीं होता। मतलब आपने शरह सूद को बढ़ाया तो आपकी महंगाई बढ़ जाएगी। एक बात, सोने पे सुहागा ये कि आपने कुछ 350 अरब रुपए की सब्सिडीज भी खत्म कर दी और उसके साथ साथ आपने जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो मेजर रॉ मटेरियल के थे आपकी इंडस्ट्री के, उनकी प्राइसेस को भी इनडायरेक्टली बढ़ा दिया। आप देख लें कि आपकी यूटिलिटी की प्राइसेस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रही हैं। ये सारे के सारे अवामिल कन्वर्ज होकर हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं और प्राइसेस को इंक्रीज कर रहे हैं। लेकिन अगर हम ये देखें कि पाकिस्तान की करेंसी को बढ़ने की डिवैल्यूएशन होने की बड़ी वजूहत क्या है, तो गवर्नमेंट के मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी फेलियर के साथ साथ इनकी अपनी रेगुलेटरी फेलियर्स भी हैं। देखें, अभी भी पाकिस्तान का एक्सपोर्टर ये कह रहा है कि आप इंटरनेशनल शिपिंग एजेंसी से बात करके जो एक्सपोर्ट रिलेटेड ड्यूटीज हैं, टैक्सेस हैं, उनको कम करें। बड़े बड़े जो कंटेनर और जो शिपर्स वो हमारे पास आने को तैयार नहीं है क्योंकि पाकिस्तान में टैक्सेस ज्यादा है जो एक्सपोर्ट से रिलेटेड। तो कम से कम इन अवामिल पे, इन
के ऊपर काम करके इनको रिड्यूस काफी हद तक हम अपने एक्सपोर्ट के हवाले से बढ़िया इसको रिड्यूस किया जा सकता था। अच्छा डॉक्टर साहब, वाकई में क्या कह सकते हैं, जब भी आपसे मुलाकात होती है कोई ना कोई इस तरह का चैलेंज आने वाला होता है पाकिस्तान की फाइनेंस को या पाकिस्तान की इकोनॉमी को, लेकिन आप कह रहे हैं वाकई में तूफान आने वाला है। अब ये जो टैक्स छूट का जो खात्मा हुआ है, पाकिस्तानी रुपये की वैल्यू कम हो जाएगी, क्या उस पर असर पड़ेगा? और जो मेरे दिल में एक बात बहुत ज्यादा डर के साथ उभर रही है वो ये कि डॉलर 200 रुपए का हो जाएगा। असल में मैंने पहले भी किसी टेलीविजन पे प्रोग्राम में कहा, उस वक्त डॉलर 155 मेरे साथ पाकिस्तान करेंसी एक्सचेंज के प्रेसिडेंट वगैरह बैठे हुए थे, तो मैंने कहा ये 175 पे चला जाएगा, तो वो हंसना शुरू हो गए। तो वजह ये नहीं कि मुझे कोई ऐसे इल्हाम हो गया था, वजह ये कि हमारे माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ये बता रहे थे। और अब भी मैं ये बता रहा हूँ कि डॉलर पाकिस्तानी रुपीस 195 तक अगले 3-4 महीने में 190-195 तक जाने वाला है। और इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी जो कि पाकिस्तानी करेंसी को रेट करती है, यही फिगर्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो टर्म ऑफ ट्रेड है वो वर्स हो गया, हमारा ट्रेड डेफिसिट और बढ़ गया है, जिसके ऊपर हम बड़े फख्र से ये कहते थे हमारा ट्रेड डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा बेहतर हो गया, लेकिन वो और ज्यादा बढ़ गया है। इसके साथ साथ अभी जो आपने मुझे बिल्कुल याद है आपने मुझसे कहा था, आपकी और मेरी मुलाकात हुई थी जिसमें आपने बताया था कि ये 180 क्रॉस करेगा। वो आज सही साबित हो रही है चीज। तो आप ये सारी पेशगोइयां ठीक करते हैं, एक पेशगोई ये भी करें कि ये मईशत संभलेगी कैसे, ये डॉलर नीचे आएगा कैसे, इसका मुस्तकिल हल क्या निकालना पड़ेगा, किस तरीके से इस मईशत को संभालना पड़ेगा, इन्फ्लेशन को कम करना पड़ेगा, महंगाई को कंट्रोल करना पड़ेगा। अब हुकूमत को हंगामी सूरत हाल में क्या इकदाम उठाने होंगे, कुछ जरा इस हवाले से बताइएगा, क्योंकि अवाम अब बड़े परेशान है सारी सूरत हाल देखने के बाद। देखिए, ये पाकिस्तान की हम जब तक अपने प्राइमरी सेक्टर की तरफ नहीं जाते, जब तक उस पर फोकस नहीं करते, बड़ा मुश्किल होगा अब ये सारी चीजों को रिवाइव करना। एग्रीकल्चर सेक्टर को हम कंप्लीटली इग्नोर कर चुके हैं। जब तक हम एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रॉपरली फोकस करके उसके थ्रू वैल्यू एडिशन करके इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ नहीं आते, उस वक्त तक इवन हम इकोनॉमिक ग्रोथ के टारगेट भी अचीव करेंगे तो हम ओवर ईटिंग का शिकार हो जाएंगे। क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ, जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, वो भी इंपोर्ट ड्रिवन होती है। हम रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं और उस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके हम आगे प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं। तो जब हम अपने प्राइमरी सेक्टर के ऊपर फोकस करेंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर को कंसोलिडेट करके इस हद तक उसको स्टेबल कर देंगे कि वो हमारी इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करे। इवन कि अब तो सूरत हाल ये है कि हम रॉ कॉटन भी कई दफा इंपोर्ट कर रहे होते हैं। तो ये जो रॉ कॉटन और ये जो सारी चीजें अगर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोवाइड करता है, तो फिर हमारी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी वो स्टेबल होगी और फिर हम जो प्रॉपर ग्रोथ की तरफ चले जाए, उस जर्नी को हम अचीव कर पाएंगे। तो अगेन मेरा ये कहना है कि प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर को फोकस, और सेकेंडली हमें खुदारा, मैं बहुत अरसे से ये कह रहा हूँ कि हमें ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट पॉलिसी बनानी चाहिए। पूरी दुनिया में यूथ पॉलिसीज होती हैं कि पाकिस्तान की यूथ को किस तरह से हमें इक्विप करना है, क्या उनको कंप्यूटर कितने लोग चाहिए, वोकेशनल ट्रेनिंग कितने लोगों को देनी है, कितने इंजीनियर्स चाहिए, कितने डॉक्टर्स चाहिए, हमें कोई पता नहीं। अगर एक चीज आती है, अब जैसे क्रिप्टो करेंसी का दौर आया तो हर शख्स क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है। कभी कंप्यूटर साइंस का दौर था तो हर शख्स कंप्यूटर इंजीनियर बनने की कोशिश कर रहा था। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। रोड मैप के अलावा जो काउंसलिंग बच्चों की जरूरी है, जो वो शोबा इख्तियार कर रहे होते हैं, एक तो खुद उनको मालूम नहीं है, दूसरी जानिब जैसे कि डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे हैं कि वो तहकीक भी नहीं की जाती, रिसर्च नहीं की जाती कि कितने हमारे अफराद ऐसे हैं, वो कौन सा शोबा इख्तियार कर रहे हैं, किस में जाने का सोच रहे हैं। ये सारी रिसर्च करना, सब सर्वे करना बहुत जरूरी है। एक और बात डॉक्टर साहब, क्या आपको नहीं लगता कि हम अपने बच्चों को कभी भी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग या मल्टी जो है वो सोर्स ऑफ इनकम के बारे में नहीं बताते, या पाइपलाइन बनाना नहीं बताते? हम उनको सिर्फ ये कहते हैं अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी करो और अच्छे स्कूल में जाओ और अच्छे नंबर लेकर अच्छी नौकरी हासिल करो, हम डॉक्टर बन जाओ। हाँ, डॉक्टर बन जाओ, मतलब सब जो भी बनो, लेकिन उनको हम यही सिखाते हैं। देखिए बड़ा पर्टिनेंट पॉइंट आपने उठाया कि पाकिस्तान में जो फाइनेंशियल लिटरेसी, एक तो वैसी हमारी लिटरेसी लोएस्ट है अगर दुनिया के हमारी जो लेवल के कंट्रीज हमसे कंपेयर करें, जो फाइनेंशियल लिटरेसी हमारी वो तो बिल्कुल ही लोएस्ट है कि हमारे इवन पढ़े लिखे लोगों को जो इवन बैंक्स अकाउंट्स या जो बेसिक बुनियादी फाइनेंस की चीजें उसके बारे में नहीं पता। तो जब तक हम फाइनेंशियली लिटरेट नहीं होंगे कि इन्वेस्टमेंट के वेन्यूज क्या हैं, सेविंग्स क्या होती हैं, कहाँ पे हम जो फर्दर बैंक अकाउंट्स के अलावा हमारे पास कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के वेन्यूज हैं, एवेन्यूज हैं,
तो उस वक्त तक हम डेफिनेटली अपने बच्चों को उस रुझान की तरफ नहीं लेके जा सकते। तो मेरा ये ख्याल है कि प्राइमरी लेवल पे, स्कूल लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे फाइनेंशियल लिटरेसी के हवाले से भी कुछ स्टेप्स होने चाहिए, और ये उस वक्त तक नहीं होंगे जब तक गवर्नमेंट एक पॉलिसी डेवलप नहीं करेगी, जब तक यूथ एक कोई कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट पॉलिसी नहीं होगी, उस वक्त तक ये सारे के सारे इंडिविजुअल स्टेप्स होंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू डॉक्टर साहब, हमारे साथ मौजूद थे। आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की और मेरा ख्याल है शाहजेब जब भी वो आते हैं वो इतना एनलाइटन करके जाते हैं जहाँ तक इकोनॉमी के हवाले से। एंड ऑब्वियसली मैं आप लोगों की कॉन्वर्जेशन भी सुन रही थी और फिर मुझे एकदम से आया कि हम स्पेंड, सेव और इन्वेस्ट का बेसिक्स जो है बनाते ही नहीं है, हम सिखाते ही नहीं है, हम पढ़ते ही नहीं है। पैराबल ऑफ पाइपलाइन एक ऐसी किताब है, अगर एक आम इंसान पढ़ ले उसको एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि लाइफ में उसके लिए सेव करना, लाइफ में उसको किस तरह स्पेंड करना और लाइफ में उसको कहाँ और कैसे और कब इन्वेस्ट करना। हम कोशिश करेंगे हम रोजाना को अच्छी किताब के बारे में भी बताएं और जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं कि जो फाइनेंशियली लिटरेट होना आपके लिए बहुत जरूरी है। आपको मालूम होना चाहिए कि आपको किस तरीके से पैसे इन्वेस्ट करने हैं, कहाँ करने हैं, आपको पता हो। इवन जो बैंक में काम कर रहे होते हैं लोग, उनको नहीं मालूम होता कि आपकी जो फाइनेंशियल चीजें वो क्या है। इनफैक्ट पैराबल ऑफ पाइपलाइन मैं आपको गिफ्ट करूंगी, मेरी तरफ से आपको गिफ्ट। हम थोड़ी सी ब्रेक ले लेते हैं इसी गिफ्ट पर और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे और नई स्टोरी शामिल करेंगे। साथ जुड़े रहे और अब हम बात करते हैं कि कभी माया आपके फुल नंबर आए किसी टेस्ट में, किसी एग्जाम में? एक दफ़ा बहुत अच्छे आके थे केमिस्ट्री में और मेरी टीचर ना मुझे यूँ देखनी थी जैसे मैंने ना चीटिंग की, मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा था। हमें 60% आए थे मेरे, नहीं एक्चुअली 80% आ गए थे, मैं खुद हैरान थी कैसे आ गए थे। मेरे तो कभी 70% से ऊपर मार्क्स नहीं आते थे, बड़ा मुश्किल होता था कि मैं फुल मार्क्स से, तो खैर हमारी ख्वाहिश थी हमेशा से, कभी ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर हम आपको जिस बच्चे से मिलवा रहे हैं ये बच्चा बहुत टैलेंटेड भी है क्योंकि ये अपने साथ साथ एक रोजी भी कमाता है, काम भी करता है, मेहनत भी करता है और इसके साथ साथ अपनी पढ़ाई भी करता है। अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी उसने और यही वजह है कि 9th क्लास में 100% नंबर हासिल करने वाला ये बच्चा अपने वालिदैन का नाम रोशन कर रहा है। जफरवाल से इसका ताल्लुक है और अली हसन सुबह में स्कूल पढ़ने के लिए जाता है और शाम में ये एक काम करता है पंक्चर की दुकान पर। बहुत ही 505 में से 505 नंबर लाना, क्या बात है, शाहजेब ने कहा कि ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है 505 में से 505 नंबर लाने वाले अली हसन ने। अस्सलाम वालेकुम अली हसन, आप बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ आज मौजूद हैं। सबसे पहले बताइए अली हसन, आपने तो कमाल कर दिया, क्या पता था कि 100% नंबर मिल जाएंगे आपको? वालेकुम सलाम, पता था। वाह, कॉन्फिडेंस, ये होता है कॉन्फिडेंस, उनको पता था कि पूरे नंबर मिलेंगे। पता था। अली हसन, जैसे कि हमने आपका जिक्र किया और हम बता रहे थे कि आप माशाल्लाह बहुत मेहनत करते हैं, आप शाम में काम भी करते हैं, वालिदैन का हाथ भी बटाते हैं, साथ साथ पढ़ाई भी करते हैं। मुझे ज़रा पूरा रूटीन बताएं, तफसीलन बताएं, सुबह का आगाज़ कैसे होता है, नाश्ता करते हैं ज़रा ज़बरदस्त किस्म का, उसके बाद पढ़ाई शुरू करते हैं, स्कूल भी जाते हैं, काम भी करते हैं, मसरूफियत क्या होती है पूरे दिन की, आप ज़रा डिटेल में बताएं मुझे। पहले सुबह उठकर नमाज पढ़ता हूँ, फिर वहाँ से आकर कुरान पाक की तिलावत और फिर स्कूल का काम करता हूँ, फिर मेरा स्कूल में चला जाता हूँ, फिर वहाँ से आकर कुछ देर दुकान पर बैठता हूँ, फिर अकेडमी चला जाता हूँ, फिर शाम को आता हूँ और काम करता हूँ पापा के साथ। पापा डांटते भी हैं कभी काम पे, यार ये काम ठीक नहीं हुआ? नहीं डांटते। अच्छा, बड़ा ही कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड बच्चे। ये तो बताओ मुझे, आप जो काम करते हो अली हसन, उसमें क्या क्या काम कर लेते हो आप? मैकेनिक का क्या क्या काम कर लेते हो? पंचर लगा लेता हूँ और साइकिलें भी ठीक कर लेता हूँ। वाह वाह वाह, वेरी गुड। सबसे ज्यादा कौन खुश हुआ था? अम्मी के आंसू आ गए थे रिजल्ट देखकर? हाँ जी, अबू भी बहुत खुश हुए थे। अली हसन, मुझे यहाँ पर ये बताएं, बहुत खुश हुए थे और यकीनी तौर पर उनको होना भी चाहिए, आपने उनका सर फख्र से बुलंद कर दिया, उनके बेटे के फुल मार्क्स आए हैं,
इतने मार्क्स लेना मेरे लिए तो वाकई बड़ा मुश्किल था। अली हसन, आपने पता नहीं कैसे ले लिए। तो ज़रा मुझे बताएं कि आप पढ़ाई को अपना किस तरीके से डिवाइड करते हैं, दिन में कितने घंटे पढ़ते हैं? मैं चाहता हूँ वो तमाम बच्चे जो आज आपको स्क्रीन पर देख रहे हैं 92 न्यूज़ के, सुबह सवेरे पाकिस्तान में आपको देख रहे हैं, वो आपसे इंस्पिरेशन हासिल करें, वो आपसे जान सकें कि फुल मार्क्स लेने के लिए आखिर एक बच्चे को, अली हसन को जिस तरीके से उसने पढ़ा है, उसको करना क्या चाहिए? ज़रा आप तमाम बच्चों को समझाएं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले तो आप टीचर्स की बातों पर अमल करें, और शाम को मैं 3-4 घंटे पढ़ता हूँ, बस यही। अच्छा, तो ज्यादा बात करने का जो तुम्हें मना किया है वो तुम खुद से कम बातें करते हो, या मतलब मना किया है ज्यादा बोलना नहीं जाके सुबह सवेरे पाकिस्तान में? नहीं, वैसे ही बोलता ही कम हो। और बनना क्या चाहते हो अली हसन, क्या करना चाहते हो, क्या ख्वाब है? आगे बढ़ के कहाँ जाना चाहते हो? कहीं बाहर पढ़ने का शौक है, कुछ दूसरे शहर में जाके पढ़ने का शौक है, कुछ और क्या बनने का शौक है, बताओ। मेरी ख्वाहिश है कि मैं डॉक्टर बनूं। वाह, किस चीज का डॉक्टर? डॉक्टर जो डॉक्टर होता है, सर्जन। कैसे सवाल कर रही हैं आप? कैसे? सॉरी, मैं माफ करना। अली हसन, अच्छा अली हसन, जब आपने ये मार्क्स लिए, ये फुल मार्क्स आपने हासिल कर लिए, तो जाहिर बात है वालिदैन तो बहुत खुश होते हैं। इसके साथ साथ जो आपके दोस्त हैं उनका क्या रिस्पांस था? वो क्या कहते थे कि यार होता है ना कुछ दोस्तों में कि भाई यार ये क्या फुल मार्क्स ले लेता है, हमारे वालिदैन हमें मारना शुरू कर देते हैं कि ये तुम्हारा दोस्त फुल मार्क्स लेकर आ रहा है, तुम लोगों के आते नहीं है। इस किस्म के कोई आपके दोस्त हैं जो बड़े परेशान हुए आपके फुल मार्क्स आने पर, या वो खुश थे कि भाई अली हसन ने जैसे मार्क्स लिए हमें भी ऐसी मेहनत करनी है? नहीं, वो बहुत खुश थे। वो भी कहते हैं हमने भी आगे से मेहनत करनी है और हम भी इंशाल्लाह इतने मार्क्स लेंगे। वाह वाह वाह, जबरदस्त। कभी कभी अच्छा खेलते भी हो? कुछ खेलने का शौक है? कोई ऐसा चीज, कोई क्रिकेट खेलने का, हॉकी खेलने का, कोई और खेलने का? फुटबॉल खेलने का बहुत शौक है। खेलना बहुत जरूरी है। हाँ जी। ओह, अच्छा, फेवरेट प्लेयर कौन है? कौन सी टीम को सपोर्ट करते हो? फुटबॉल देखते भी हो? देखता बहुत कम हूँ। फेवरेट प्लेयर रोनाल्डो है। देखता बहुत कम हूँ। रोनाल्डो की क्या बात है। अच्छा अली हसन, ये बता दो कि हम भी चाहते हैं कि वैसे तो अब तो हमारा सब कुछ गुजर चुका है, हम स्कूल में पढ़ चुके हैं, हमने जो पढ़ना था पढ़ लिया, मार्क्स लेने तो ले लिए, लेकिन आप हमें क्या सजेस्ट करेंगे अगर हम भी अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं, या जो मेरे कोई घर में बच्चे हैं, कोई बहन भाई हैं, वो भी अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं, उनको करना क्या चाहिए ज़िंदगी में? किस तरीके से पढ़ना चाहिए? मेहनत भी करनी चाहिए? पढ़ाई में कितना ध्यान देना चाहिए? कितना वक्त देना चाहिए? सारा दिन पढ़ना चाहिए? थोड़े वक्त के लिए पढ़ना चाहिए? तो आपका क्या सजेशन है उन तमाम बच्चों के लिए? मैं उन तमाम बच्चों को कहना चाहता हूँ कि वो पढ़ें भी और वालिदैन और टीचर की बातों पर खुसूसी तवज्जो दें ताकि वो कामयाब हो सकें। जबरदस्त अली हसन, तो बहुत ही। तो ये मार्क्स लेने के बाद अली हसन वालिदैन से कोई ख्वाहिश का इजहार किया कि भाई अब मुझे कोई गिफ्ट भी चाहिए, मैं इतने सारे मार्क्स लेके आया हूँ, तो मुझे कोई अप्रिसिएशन दी जाए, मुझे कोई इनाम दिया जाए? कोई डिमांड नहीं की? मैंने तो नहीं किया। वालिदैन ने? नहीं, कितने अच्छे बच्चे हैं। कितने अच्छे बच्चे हो तुम लोग। काश हम तो लाइन लगा देते कि थोड़े से मार्क्स आते थे हमारे 60%, तो हमें 60 गिफ्ट चाहिए होते। किसी ने पूछा ना किसी से आप कहाँ पढ़े हैं, तो कहते हैं कभी ऊपर वाले कमरे में पढ़ जाते हैं, कभी नीचे वाले कमरे में पढ़ जाते हैं, लेकिन ऐसा बच्चा अगर पढ़े तो माँ बाप का जो सर है वो फख्र से बुलाता है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सलामत रहिए और ऐसे ही अपने माँ बाप का और मुल्क का नाम रोशन करते रहिए। थोड़ा वक्त दिया आपने अली हसन हमें, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे से गुफ्तगू की और बताया। और मेरे ख्याल में बहुत सारे बच्चे जो इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं वो यकीनी तौर पर ये फील कर रहे होंगे कि हम भी इस तरीके से मेहनत कर सकते हैं, अपने वालिदैन का सर फख्र से बुलंद कर सकते हैं, वालिदैन का नाम रोशन कर सकते हैं, और वालिदैन को इस तरीके से खुश कर सकते हैं कि वो कितने खुश हों जब उनके बच्चे इस तरीके से कामयाब होते रहें, चाहे वो 9th क्लास हो, 10th हो, या आगे जाकर उनके प्रोफेशनल लाइफ हो। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अच्छा, अब एक बात आ रही है जहन में, कोरोना वायरस की वैक्सीन की पूरी अफादियत हासिल करने के लिए दूसरी बर वक्त डोज लगवाना लाजमी है। मुकम्मल तौर पर वैक्सीन शुदा अफराद का कोरोना से मुतासर होने का इम्कान गैर वैक्सीन शुदा अफराद के मुकाबले में 10 गुना कम है। शाहजेब, दिन में कितनी बार सुनते हैं आप ये मैं बहुत बार सुनता हूँ, और कभी कभी हम जब कॉल उठ जाती है तो ये जो वॉइस ओवर होता है ये कट जाता है, लेकिन सारा दिन जब हम कॉल्स मिलाते हैं तो ये हम सोच रहे होते हैं, लेकिन अक्सर हम ये सोच रहे होते हैं कि ये जो आवाज़ है ये आखिर है किसकी, ये कौन है जो ये सब रिकॉर्डिंग्स कराता है।
जैसे कि अक्सर ये भी आ रहा होता है कि आपका मतलूबा नंबर से फिलहाल जवाब मौसूल नहीं हो रहा, द नंबर यू हैव डायल्ड इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। इस तरह के बहुत सारे जो वॉइस ओवर्स हैं हम सुनते हैं जब कॉल मिलाते हैं। Exactly. तो ये किसके होते हैं माया? सोचते भी होते हैं, कभी हमारे जहन में भी नहीं आता होगा, लेकिन वाकई में असल में ये लोग होते हैं, ये कंप्यूटराइज आवाज़ें नहीं है, ये वाकई में लोग हैं, जीते जागते लोग हैं जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट कहलाते हैं। क्योंकि मैं खुद एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट रही हूँ ज़िंदगी में, स्टार्ट भी वहीं से किया। इन लोगों की आवाज़ में इतना, जो ये आवाज़ हम सुनते हैं ना, क्या ज़बरदस्त, मतलब आपके मतलूबा नंबर से आवाज़ नहीं आ रही है इस वक्त, जवाब नहीं आ रहा इस वक्त, इस तरह के। और अब आगे हमारे साथ इस वक्त कौन मौजूद है? हम उनसे ही बात कर लेते हैं। तो आप इंट्रोड्यूस कराते हैं, आप सबको दिखाते हैं कि ये जो कोरोना वायरस के हवाले से आवाज़ होती है और दीगर कॉल्स पर आवाज़ सुनते हैं, ये आवाज़ होती है रिमशा बासित की, जो इस वक्त हमें शो में ज्वाइन कर चुकी है इस्लामाबाद से। रिमशा, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा, बल्कि आगाज़ ही हम इससे करते हैं कि आजकल जो वॉइस ओवर बहुत ज़्यादा हम सुन रहे हैं ये कोविड का, ज़रा वो आप हमारे नाज़रीन को सुना दें, उसके बाद हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। मैं हूँ आपके साथ आरजे रिमशा शेख, इस्लामाबाद पाकिस्तान से लाइव। और वॉइस ओवर आर्टिस्ट के बारे में ये कहना चाहती हूँ कि ये जो वॉइस ओवर्स हैं ये मुख्तलिफ आर्टिस्ट की आवाज़ों में रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है, और मुख्तलिफ जगहों पे चल रहे होते हैं। और जिस तरह कोरोना वायरस का आप सुनते हैं सेकंड डोज के लिए, इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस पे छाती का कैंसर अमूमन ख़वातीन में पाया जाता है, और मुख्तलिफ IVRs, तो उसमें मुख्तलिफ वॉइस ओवर आर्टिस्ट होते हैं, उसमें से चंद एक में से एक मैं भी हूँ। तो आप जरा सुना भी देना वो पूरी लाइन जो कोविड की चलती है आज। जी मैं बिल्कुल, मेरे एक्चुअली हमारे सामने होती है स्क्रिप्ट जब हम इसको रिकॉर्ड करते हैं, और काफ़ी रीटेक्स भी होते हैं। मैं उसको कोशिश करती हूँ कि मैं आपको लाइव सुना सकूं, बट अगर मैं वो ना सुना सकी तो मैं आपको दूसरे वॉइस ओवर सुना सकती हूँ। रिकॉल कर सकेंगे? ओके, आप जरा एक लाइन रिपीट करें, मैं आपके पीछे रिपीट करती हूँ। जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे, माइनस नादा, कोरोना वायरस की वैक्सीन की पूरी अफादियत हासिल करने के लिए दूसरी बरवक्त डोज लगवाना लाजमी है। जी, कोरोना वायरस वैक्सीन की पूरी अफादियत के लिए दूसरी डोज लगवाना लाजमी है, तो अभी जाइए अपने करीबी सेंटर। ये खैर मेरे पास स्क्रिप्ट नहीं है, इसलिए उस फ्लो में नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन इसको बिल्कुल मैं इस चीज को समझ सकता हूँ, क्योंकि जब हम वॉइस ओवर्स करते हैं और क्योंकि हमारा ताल्लुक भी इसी से, और जो आरजेस होते हैं खासतौर पर, क्योंकि इसमें स्क्रिप्ट होता है, आपको बड़े स्ट्रेस के साथ मुख्तलिफ पॉजेस के साथ ये सारा स्क्रिप्ट अदा करना पड़ता है। जो अगला जुमला बोला ना वो तुम पे इतना फिट हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम रिमशा, कैसी हैं आप? खैरियत से? आपने कहा कि इस कॉल को मिलाने के लिए आपका बैलेंस ना काफी है। ये शाज़ेब के लिए आपने इतना अच्छा जुमला किया, मुझे तो पता ही नहीं था आप इतनी जबरदस्त सेंस ऑफ ह्यूमर भी रखती हैं। अच्छा, वो आवाज भी आपकी होती है जनाब? मुख्तलिफ जगहों पे होती है, और आप रोजमर्रा सुनते भी रहते हैं। जैसे कि इस कॉल रिमशा में ना, और ये जब जुमले जब जाते हैं तो लोग खुश। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जी थोड़ा सा आवाज आगे भी डिले हो रही है, प्लीज जब जुमला मुकम्मल कीजिए। और फिर शाज़ेब के लिए मेरी तरफ से और जुमला जरूर कहिएगा जो आपकी वॉइस ओवर में आपकी हमने बहुत सुना है। आपके मतलूबा नंबर से सब जवाब मौसूल नहीं हो रहा। जी बिल्कुल इसी तरह होता है कि इस कॉल को मिलाने के लिए आपका बैलेंस ना काफ़ी है, बराए मेहरबानी अपना अकाउंट रिचार्ज करें। और इसको जब सुनते हैं लोग तो वो आग बगोला हो जाते हैं, और वो किसी को कुछ नहीं कहते, वो इस आवाज़ के ऊपर जो है ना अपना सारा गुस्सा निकाल देते हैं। हाँ, ये कौन है और बड़ा कौन है लड़की जो हमारे बैलेंस के बारे में बात कर रही है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। इसी तरह आज आप जरा तफसीलन बता ही दें, आप कौन है वो लड़की जो ये सारी बातें कर रही हैं? आपका क्या बैकग्राउंड रहा, किस तरीके से आपने वॉइस ओवर्स का आगाज किया, और किस तरीके से आप यहाँ पर पहुंची कि आज ये तमाम वॉइस ओवर्स हम सुनते हैं। मुख्तलिफ कुछ नादरा के वॉइस ओवर्स भी हैं, जब हम बैंक जाते हैं जो टोकन के लिए अनाउंसमेंट हो रही होती है, इस किस्म के वॉइस ओवर्स, और ये एक बड़ी परफेक्ट सी वॉइस लगती है, ऐसा लग रहा था कि कंप्यूटराइज्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है। और इनके पीछे आप हैं, रिमशा हैं जो ये वॉइस ओवर्स करती हैं। तो अपने करियर का आगाज कैसे किया आपने?
करियर का आगाज़ ऐसे किया कि मैं आपको अपने शुरुआत से बताती हूँ। मेरी पैदाइश जो है वो कराची की है। मैं कराची में सेटल थी अपने पेरेंट्स के साथ, और आज से तकरीबन 3 साल पहले मैं इस्लामाबाद मूव किया है मैंने अपनी फैमिली के साथ। खैर स्कूल लेवल से ही जो है मुझे रीडिंग का बहुत शौक था, रीडिंग करना, और अब्बा आवाज़ बुलंद, यानी कि ज़ोर से मैं रीड करती थी और बड़े एक्शंस के साथ पढ़ती थी। तो अक्सर लोग मुझे तनकीद भी करते थे बचपन में भी कि आपकी बेटी जो है वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से रीड करती है। तो खैर मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव रहे, उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया कि नहीं तुम कंटिन्यू करो, तुम्हें जिस तरह बेहतर लगता है रीड लाइक दैट, चाहे अंग्रेजी की रीडिंग हो चाहे उर्दू की रीडिंग हो। रीडिंग के ऊपर मैंने अपनी ग्रिप पकड़ ली। उसके बाद फिर स्कूल लाइफ में पोइट्री कॉम्पिटिशन्स होते थे, डिक्लेमेनेशन, डिबेट, स्पीचेस, उसमें हिस्से लेना। और मेरी जो तालीम है, आई डिड मैट्रिकुलेशन फ्रॉम सेंट पैट्रिक्स गर्ल्स हाई स्कूल कराची, और उसके बाद जो मेरा इंटरमीडिएट है आई डिड फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन्स कराची, यस। उसके बाद आई स्टार्टेड माई BS इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फ्रॉम फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी, बट ड्यू टू सम रीजंस, कुछ वजूहात की बिना पे मुझे डिसकंटिन्यू करना पड़ा, बट लेटर ऑन अल्हम्दुलिल्लाह आई ग्रेजुएटेड। तो ये जो सफ़र है वॉइस ओवर्स का, ये 2017 से स्टार्ट हुआ था जी, 2017 से स्टार्ट हुआ था। और इसका मुझे अंदाज़ा इस तरह हुआ कि मुझे लोगों ने एहसास दिलाया कि तुम्हारी इतनी प्यारी आवाज़ है, तुम स्कूल कॉलेज से डिबेट करती आ रही हो, पोइट्री तुम इतने शौक से पढ़ती हो, लिखती हो, तो तुम इस चीज़ को ट्राई क्यों नहीं करती हो। तो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एक प्राइवेट फिल्म थी कराची में, उनके पास मैंने अपने कुछ सैम्पल्स रिकॉर्ड करवाए, और जब मेरे वो सैम्पल्स रिकॉर्ड हुए तो वो अप्रूव हो गए, और फिर एक वेल नोन एयरलाइन है उसके लिए जो है मेरी रिकॉर्डिंग जो है वो हुई वॉइस ओवर की। उसके बाद आहिस्ता 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 ये चीज़ चलती रही, और यूनिवर्सिटी लाइफ से जो है ये शुरू हो गई। खैर वो वक्त गुजरता गया, आवाज़ उस वक्त जो है, अच्छा मेरी जो आवाज़ है, कुछ लोगों के साथ ये होता है कि उनकी आवाज़ जो है वो उनकी एज से कम लगती है, मेरी आवाज़ जो है वो बहुत मैच्योर लगती है, यानी कि अगर मैं इतनी बड़ी नहीं भी होंगी तो मेरी आवाज़ बहुत मैच्योर है। और अक्सर लोग जब मैं फ़ोन पे किसी से बात करती हूँ तो कोई डर भी जाता है और किसी को मोहब्बत भी हो जाती है। अरे वाह वाह वाह, ये तो बड़ी दिलचस्प बात आपने कर दी। आखिरी बात डरने वाली भी और मोहब्बत होने वाली भी। कभी ऐसा हुआ जो डरा हो और वो क्या वाकया था, और मोहब्बत हुई हो तो वो क्या वाकया था? जी बिल्कुल, वाकया इस तरह से था कि मैं आपको चलिए शॉर्ट में बताती हूँ। मुझे एक दफ़ा मेरी वालदा के नंबर पे कॉल आई, तो मैंने वो फ़ोन उठा लिया। अब जब मैंने फ़ोन उठाया, मैं नॉर्मल बात करी थी कि हेलो अस्सलाम वालेकुम, तो अब वहाँ से जो साहब थे उन्होंने वो रॉन्ग नंबर था, खैर उन्होंने वो फ़ोन बंद कर दिया। उसके बाद हमारा रिवायती अंदाज है कि गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के जो मैसेजेस है वो बाकायदगी से आना शुरू हो जाते हैं रॉन्ग नंबर से, तो वही मेरे अम्मी के नंबर पे मैसेजेस आना शुरू हो गए। आई वॉज लाइक कि यार अब मैं क्या करूं, ये मैसेज कर रहे हैं अभी मेरी अम्मी के मोबाइल पे, इसलिए मैसेज के साथ कि आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है, आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है। अब मैंने एक दिन फ़ोन उठाया, कॉल्स भी आने लगी, मैंने फ़ोन उठाया तो मैंने फ़ोन उठाकर कहा आपका मतलूबा नंबर दूसरी कॉल पर मसरूफ है, बराए मेहरबानी इंतजार कीजिए। तो ये तो बड़ा अच्छा टाइम है। आपको कोई दोस्त आपको कॉल करे, बजाय से कि आप फोन ना उठाएं, आपसे फोन उठा के कहें कि आपके मतलूबा नंबर से फिलहाल जवाब मौसूल नहीं हो रहा, मतलब आप अक्सर ऐसा करती हैं? फिर नहीं हो रहा जी। फिर दोबारा कॉल आई तो मैंने कहा आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है, बराए मेहरबानी इंतजार कीजिए। कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। अच्छा, फिर इसी तरह फिर थर्ड टाइम जब कॉल आई तो फिर थर्ड टाइम आई सेड कि आपके मिलाए हुए नंबर नहीं, आई सेड इस कॉल को मिलाने के लिए आपका बैलेंस ना काफी है, बराए मेहरबानी अकाउंट रिचार्ज करें। और वो कट ऑफ, वो अपना बैलेंस रिचार्ज कर रहे होंगे कि क्यों आ रहा है नाकाफी है, क्यों आ रहा है नाकाफी है। ओह गॉड। अच्छा रिमशान, थोड़ा जी बताइए। जी प्लीज। आवाज़ के ना मुख्तलिफ वेरिएशंस होते हैं, और ये हमें पता है, तो ये कुदरती अल्लाह ताला की तरफ से दिए हुए होते हैं, और ये पता होने चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह पहले मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था, लेकिन अब जाके मुझे आइडिया हुआ कि आवाज़ की जो मेरी जो आवाज़ है वो इन्वायरमेंट और आपकी सराउंडिंग देख के जो है ना मेरी आवाज़ के वेरिएशन चेंज हो जाते हैं। अगर मैं अपने दोस्तों में बैठी हूँ तो मेरा जो है बात करने का तरीका और मेरा टोन डिफरेंट होता है। मैं अगर किसी अननोन अजनबी किसी मेल हजरात से बात कर रही हूँ, किसी मर्द से बात कर रही हूँ, तो मेरी टोन बहुत सख्त हो जाती है, और ये ऑटोमेटिक होता है।
साथ साथ जब मैं पोइट्री पढ़ती हूँ तो मेरी टोन बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। जब मैं रेडियो पे जाती हूँ, कमाल आपका टैलेंट भी है कि आप किस तरीके से वेरिएशन लेके आती हैं। और मैं इस तरफ आ रहा था कि वॉइस ओवर करना भी अब एक पूरा प्रोफेशन है, बल्कि प्रोफेशन रहा है। आरजेस होते हैं और मुख्तलिफ वो बड़ी मेहनत करते हैं, एक एक छोटे छोटे कंटेंट पे बहुत उनको वक्त लग जाता है। और जब हम वॉइस ओवर्स करते रहते हैं तो आपको बड़ा स्ट्रेस पर, पॉजेस पर बड़ा ध्यान देना पड़ता है। तो आपने बाकायदा किससे सीखा भी? मैं आपको आज सच बात करूंगी आपसे कि ये मैंने चीज कभी किसी से नहीं सीखी है। मुझे शुरू से ही शौक था रेडियो सुनने का और न्यूज कास्टिंग देखने का, तो मैं अक्सर उनको कॉपी करने की कोशिश करती थी जो आरजेस पोइट्री सुना रहे। अच्छा, मैंने आज से कभी भी पहले नहीं सोचा था, मतलब बचपन में, कि मैं खुद जाके आरजे बन जाऊंगी या मेरी आवाज पूरा पाकिस्तान सुनेगा। और ये प्रैक्टिस मैं बचपन से अकेले खुद ही करती थी। रीडिंग करना, गर्म पानी पीना, शीशे के सामने जो मिरर होता है आईने के सामने खड़े होकर अपने चेहरे को देखना, अपने होठों को चेक करने की जब मैं बात करती हूँ तो मेरे होठों की क्या मूवमेंट है, मेरी आंखों में एक्सप्रेशंस कैसे हैं। और जब मैं पोइट्री पढ़ती हूँ तो मैं पोइट्री में बिल्कुल डूब जाती हूँ जब मैं पोइट्री पढ़ रही होती हूँ। अच्छा रमशा, ये बताइए कि क्योंकि एंड्रॉइड में बिक्सबी और iOS में जो है वो सिरी की आवाज़ होती है, दोनों में थोड़ा सा ज़ाहिर दोनों की अलग अलग एक अपनी स्केल भी है और एक अपनी कोई उनकी वॉइस लेवल्स भी हैं। तो कभी उन दोनों को आपने कभी किया या उस हिसाब से कभी? क्योंकि आई एम वेरी श्योर एक वॉइस ओवर या एक आरजे जो है बहुत जल्दी से अडेप्ट कर लेता है, तो जरा कभी कुछ किया है तो हमें जरूर सुनाएं। जी, मैं आपको गूगल का बताती हूँ। आपने गूगल मैप जब आप ऑन करते हैं तो वो ऑटोमेटेड वॉइसेस होती हैं, लेकिन मैं उनको भी कॉपी करने की कोशिश करती हूँ और अक्सर लोग जो है वो बड़ा खुश जाते हैं जब वो सुनते हैं। जैसे कि इन 400 meters turn left, your destination will be on your right. Can you hear me? Wow. For a second. Turn left, please. आप मुड़ जाएं। इस तरह से होता है। गूगल मैप खुला हुआ है। Wow. जबरदस्त। इसी तरह जो है जब आप बैंक्स की लाइन में चले जाएं आप, या मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ टिकट इशू होता है और आप अपने टिकट का वेट कर रहे होते हैं कि कब हमारा टिकट नंबर आएगा, तो भी उस जगह पे भी कुछ बैंकों में कुछ जगहों पे मेरी आवाज भी चल रही है। जैसे कि टिकट नंबर 25, प्लीज प्रोसीड टू काउंटर नंबर 4। बिल्कुल जबरदस्त। रमशा, बस जल्दी से बताएं आगे के क्या प्लान्स हैं, क्या ख्वाब देखती हैं, क्या लगता है कि आगे आपकी जिंदगी में आपके और कौन से गोल्स जो आपको अचीव करने? जी, आगे के गोल्स इंशाल्लाह जो है, मेरा एक ख्वाब है जो अल्लाह ताला इंशाल्लाह करे तो पूरा हो जाए। मैं पाकिस्तान परेड जो होती है उसे एक दफा कंडक्ट करना चाहती हूँ, चाहे उर्दू में कर दूँ चाहे इंग्लिश में। और यहाँ पे जो मुझे पाकिस्तान सब देख रहा है तो मैं उन्हें एक बात और बताना चाहती हूँ कि ये जो सब आपके सामने मैं आज मौजूद हूँ, मेरी लाइफ में ब्रेक आ गया था 1.5 साल का, क्योंकि मेरी वालिदा बीमार हो गई थी। शी इज अ कैंसर सर्वाइवर। उन्हें ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ था और बहुत डेडली था, वो मिलिग्नेंस था, फैलने वाला। तो उनका वो जो है वो कैंसर फौरी तौर पर पकड़ के उसको डायग्नोज किया। उसके बाद उनका ऑपरेशन हुआ यही इस्लामाबाद से, फिर कीमो हुई। इस दौरान तकरीबन 1 से 1.5 साल का ये अरसा था जो मैं बिल्कुल इंट्रोवर्ट हो गई थी और बिल्कुल मैंने अपने आप को सेल्फ सेंटर्ड कर लिया था। लेकिन कहते हैं ना कि अल्लाह ताला जब आपको देने पे आता है तो वो कहाँ से देता है आप सोच भी नहीं सकते। देन आई ज्वाइन रेडियो इन अप्रैल, और वहां पे जब मैंने रेडियो ज्वाइन किया तो फिर अब मैं रेडियो की होके रह गई हूँ। साथ साथ मेरे वॉइस ओवर्स भी दोबारा मैंने कंटिन्यू कर दिए। तो आपके वालिदैन की जब आपके साथ दुआ होती है, आपको अंदाजा नहीं होता कि आपके पेरेंट्स की दुआ आपको कब और कहाँ लग रही है। आज अगर मैं आपके सामने हूँ या अगर मुझे अल्लाह ताला ने ये गॉड गिफ्टेड टैलेंट दिया है तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ मेरे वालिदैन की दुआ है, जो जिनका बदला मैं कभी भी नहीं उतार सकती अपने पेरेंट्स का। मेरे कुछ ऐसे लोग हैं, मेरे बहुत करीबी, मेरे अपने फैमिली मेंबर्स, मेरे नेबर्स, जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, जिनमें मेरे अपने खानदान के मेरे लोग हैं, मेरी फुप्पो हैं, मेरी चाचियां हैं, दे ऑलवेज मोटिवेटेड मी। मेरे अपने नेबर्स जिनमें मैं नाम लेना चाहूंगी सीमा बाजी का, गजाली अंकल, मेरे नेबर्स, इन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। और ऐसे मुश्किल हालात में ही एक सहारा बनना, एक दूसरे का साथ देना, ये बहुत जरूरी होता है। हमारी नेक तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं रिमशा, और उम्मीद करते हैं कि आप ऐसी कामयाबियां समेटेंगी, आगे बढ़ेंगी और मजीद वॉइस ओवर्स
भी हमें सुनने को मिलेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, और हम सब अपने माँ बाप की दुआओं के बगैर कुछ भी नहीं है। वो हैं तो हम हैं। अल्लाह तमाम लोगों के वालिदैन का साया उन पर सलामत रखे। रखिएगा अपना ख्याल। कल फिर होंगे आपकी खिदमत में हाजिर शाहजेब और माया खान। सुबह सवेरे पाकिस्तान में आप सिर्फ कल तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।